व्हेन सोलर सिंह मीट्स सोलर मैन ऑफ इंडिया, आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लास्ट 12-13 साल से आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। हटेक में वी आर अमंग द टॉप 5 सोलर कंपनीज ऑफ इंडिया। एंड आज जो हम पॉडकास्ट में लेके आए हैं वो मेरी नहीं, बहुत से पूरे दुनिया में इतने लोग हैं, उनकी इंस्पिरेशन है। प्रोफेसर चेतन सोलंकी, ऑफन नोन एज सोलर मैन ऑफ इंडिया, इज़ ऑन अ मिशन। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, अनपेड लीव पे हैं, एंड ये एक मिशन पे हैं कि 2020 में इन्होंने घर छोड़ दिया था एंड 11 साल का इन्होंने कमिटमेंट दिया कि घर छोड़ के एक बस में रह रहे हैं एंड बस में पूरे इंडिया में घूम रहे हैं एंड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अबाउट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज जिस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ ये हमारे इंस्पिरेशन है और ये पूरे दुनिया में बात कर रहे हैं कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द क्लाइमेट एंड सेव एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर द आगे की जनरेशन्स के लिए। प्रोफेसर चेतन सोलंकी इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे। हमने डीप डाइव किया बहुत से टॉपिक्स में, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और भी चीज़ों में। एंड प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, बिकॉज जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी वीडियो हमारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। प्रोफेसर चेतन सोलंकी ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि आज सोलर सिंह मीट सोलर मैन ऑफ इंडिया। तो मैं यही इंट्रो में भी यही बोल रहा था कि हमने सर अपनी लास्ट 12 साल मुझे हो गए सर अभी कंपनी को बिल्ड करते हैं, सोलर में अपनी लाइफ डेडिकेट की है। बट हमने बिजनेस और इम्पैक्ट के इंटरसेक्शन में हम बिल्ड कर रहे हैं और आपने सर पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर दी, घर छोड़ दिया सर आपने, जो एनर्जी स्वराज यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे लिए सर आज बहुत ही स्पेशल दिन है कि जो आप इतने इंस्पिरेशन, इतने लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है। सो फर्स्टली सर थैंक यू कि आप आए ये पॉडकास्ट पे, बिकॉज मुझे लगता है सर आज ना ही सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज का तो है ही बात करेंगे, बट आज सैक्रिफाइस के बारे में भी बात करेंगे कि हमें क्या सैक्रिफाइस करने की जरूरत है हमारा फ्यूचर सिक्योर बना रहे। सर पहले तो ये बताओ कि आपको 4 साल होने जा रहे हैं, आपने आईआईटी बॉम्बे से अनपेड लीव ली हुई है, नवंबर 2020 में आपने घर छोड़ दिया और अभी आप बस में रहते हो। जो एनर्जी स्वराज यात्रा है, आपको बोला जाता है सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी आपको वर्ड दिया जाता है। तो पहले तो मुझे बताओ सर, घर क्यों छोड़ा? इतना ही जो सैक्रिफाइस, आई वांट टू अंडरस्टैंड, आपको लगा इतना इंपॉर्टेंट है कि घर छोड़ना ही पड़ेगा? Good question. First of all, thank you very much for having me here. And by asking this, you are making me emotional. पर जब मैं 2019 में वर्ल्ड टूर पर था और मैंने देखा गरीब देश और अमीर देश, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, दुनिया भर के सारे देश बस एक ही काम करने में लगे हुए हैं, सबको ग्रोथ चाहिए। परंतु साथ में पानी खराब हो जाए, हवा खराब हो जाए, मिट्टी खराब हो जाए, क्लाइमेट खराब हो जाए, सब चलेगा, एवरीथिंग इज ओके। और जो दुनिया के तौर तरीके हैं उसको सॉल्व करने के प्रॉब्लम को हम पॉलिसी बना सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारे तौर तरीके तो हो रहे हैं। पॉलिसी बन रही है, यूनाइटेड नेशन पॉलिसी बनाता है, भारत पॉलिसी बनाता है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। मैंने खुद पीएचडी किया है, सोलर इतना एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजिकली, एफिशिएंसी, इकोनॉमिकली। इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, देश की ग्रो हो रही है, विश्व की ग्रो हो रही है। पर ये हर साल प्रॉब्लम कैसे ग्रो हो रही है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, वायलेंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, एयर डिग्रेडेशन, सब तो उल्टा चल रहा है। तो मुझे लगा कि एक तो बहुत बड़ा गड़बड़ है दुनिया, और ये व्हेन यू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, यू विल रियलाइज दैट ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ये इरिवर्सिबल होने वाला। मतलब हर फिजिकल सिस्टम का एक थ्रेशोल्ड होता है। जैसे हमने रबर लिया, रबर को थोड़ा खींचा छोड़ दिया तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ज्यादा खींचा तो टूट जाएगा। बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इसको हमने जितना उसकी कैपेसिटी उतना काम किया, ज्यादा करवा लिया है। शादियों में, घर की शादी में बहुत हम देर रात तक काम करते हैं, जागते हैं, नाचते हैं। 2-4 दिन तो ऐसा कर सकते हैं,
और हमेशा ऐसा करेंगे तो ब्रेक डाउन होगा, बुखार आएगा। करेक्ट। ये जो करंट स्थिति है पूरे प्लेनेट की, वो ब्रेक डाउन के बहुत क्लोज आ चुकी है। और जब मैं आईआईटी में था तो मुझे लगा कि मैं इसको कुछ करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। और सॉल्व करने के लिए सिर्फ मन को अच्छे लगने वाला काम नहीं करना चाहिए, वरना एज ए आईआईटी प्रोफेसर मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकता था 2019 में। हाँ, और रिसर्च कर सकता था। करेक्ट। और किताबें लिख सकता था। Correct. हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट कर सकता था। मुझे फील हुआ कि ये सबसे तो ठीक होने वाला नहीं। और ये विजन तो तभी आया जब मैं वर्ल्ड टूर पे गया और मैंने देखा कि गड़बड़ तो बहुत बड़े लेवल की है। फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। और एक मन में प्रश्न आया कि आज यदि गांधी जी होते तो क्या करते, कैसे सॉल्व करते इस प्रॉब्लम को। गांधी जी का जैसे ही नाम लो तो दो चीज जरूर याद आती है, कुछ उपवास करते, फास्टिंग करते, कुछ मार्च वार्च करते, दांडी मार्च। उपवास तो मेरे से होता नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ यात्रा करना चाहिए। और यात्रा करने से, चूंकि ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक शहर की, एक सिटी की और एक प्रदेश की या देश की तो प्रॉब्लम है नहीं, ये तो दुनिया की प्रॉब्लम, ग्लोबल। तो आपको इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उतना बड़ा काम करना पड़ेगा। तो यात्रा 1-2 साल की नहीं हो सकती। तो इसका मैंने फिर डिसाइड किया कि कम से कम 1 दशक तो अपनी लाइफ का इसमें देना चाहिए। फिर ये सब विचार चल रहे थे। एक दिन ऐसा लगा कि अच्छा, यात्रा करी परंतु पार्ट्स में करी कि अच्छा, होली दिवाली ब्रेक ले लिया, सैटरडे संडे ब्रेक ले लिया, शादी में चले गए, बर्थडे में चले गए, विल दैट हेल्प? क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम और 10 साल तो कुछ भी नहीं होते हैं। ग्लोबल कॉज के लिए 10 साल क्या होते हैं। somehow I felt inside कि नहीं, ये काम ऐसा करना चाहिए कि ये दिन रात इसके बारे में सोचा जा सके, सुबह शाम दिन रात इसी काम में लगे। उसके बावजूद मेरा एस्टिमेशन ये कहता है कि यदि मैं 10-11 साल इस काम में दिए बिना घर जाए तो भी इसके सक्सेस के चांस इतने से 10% मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से। तो मतलब काम इतना बड़ा है कि ये 10-11 साल पूरे लगाना तो जरूरी है, पर लगाने के बाद भी सफलता के चांस कम है। तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए। और भारत में हम लोग मानते भी हैं कि यदि हवन में जितना बड़ा हवन करना है उतनी बड़ी आहुति देना पड़ती है, और उसके बिना काम होता नहीं होता, उतना तो तब करना ही पड़ता है। तो इसलिए ये जो मैंने सोचा और ऐसा किया, वो उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। कि नवंबर 2020 था ना जब आपने बोला कि कोविड आया ही था, तो आपने नवंबर 2020 घर छोड़ के, मतलब आप बेसिकली बस में रहते हैं, मतलब आप बताओ ना। बस में रहता हम तो फॉलो करते हैं आपको, अपने जितने भी लोग सुन रहे हैं आपको जो पहली बार, तो आप एग्जैक्टली घर छोड़ा आपने टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोलर, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, जो भी हो रहा है। हाँ। तो आप रहते कहाँ हैं आज? तो सबसे पहले तो मैंने कोविड तो चल ही रहा था तभी ये डिसीजन लिया। पर मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उस समय क्लैरिटी नहीं थी कि कोविड कब सॉल्व होगा भी कि नहीं होगा, कि ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो मुझे लगा कि जो स्थिति है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की, वो तो रोज खराब होती जा रही, वो थोड़ी वेट करेगी कि कोविड ठीक होगा तब जाके ज्यादा होगा। मुझे लगा कि नहीं, आज अभी इस काम को करना चाहिए। तो 2020 में जब मैं सोच रहा था, और 2030 तक मैंने प्लान किया, क्योंकि 10 साल देना था। अच्छा, 2030 तक यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका भी टारगेट है। तो 2020 से 30 करीब 11 साल हो जाते हैं, और 11 शुभ नंबर है भारत में। तो मैंने कहा कि बस अभी करना, ये चालू कर देना चाहिए। तो अब 11 साल रहेंगे कैसे, खाएंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? क्योंकि यदि 11 साल आपको यात्रा करना है तो सबसे पहले तो शरीर को बचा के रखना है, ये हेल्दी रहना चाहिए, काम करने लायक रहना चाहिए। तो 2 काम बहुत जरूरी होती है, तो सोना ठीक होना चाहिए, खाना ठीक होना चाहिए। तो मैं जब कर रहा था कैसे करेंगे, क्योंकि मैं गेस्ट हाउस तो जा सकते हैं पर हर दिन बेड अलग होगा, खाना अलग होगा। तो मैंने कहा गड़बड़ है। इसलिए भी एक विचार है, मैंने भी क्यों ना एक बस बनाई जाए जो मेरे घर जैसे काम करे। बस में मैं सो सकूं, बस में मैं खाना बना सकूं, बस में पढ़ाई कर सकूं, बस में काम कर सकूं, बस में वॉशरूम हो, ये सारे काम है। और तो फिर वो आइडिया डेवलप करना चालू किया, कैसे करेंगे। अच्छा, सोलर पे काम करता हूँ, सोलर के नाम से जानते हैं, तो ये सारे काम तो सोलर पे होना ही चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात थी। और ये भी एक आइडिया है कि यदि ये सब काम जो घर में बेसिक काम होते हैं, खाना बनाना, पंखा चलाना, कूलर चलाना, लाइट चलाना, मोबाइल चार्ज करना, ये सारे काम यदि हम सोलर पे कर लें, करेक्ट,
और 12 महीने करें। जो लोगों को मन में रहता है ना, बारिश में क्या होगा, ठंड में क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, तो और अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो फिर ये भी क्लियर हुआ कि अभी बस में रहना है, 11 साल के लिए रहना है, पर उसको जो भी काम करना है वो सोलर पावर होना चाहिए। तो फिर वहां से वो कल्पना हुई। और मुझे अच्छे से याद है, मैं जब मेरी यात्रा चालू करने का प्लान किया, उसके करीब 4 महीने 5 महीने पहले ही मैंने IIT से छुट्टी ले ली उसकी सर प्लानिंग करने की। जून जुलाई हाँ, जून जुलाई 2020 आपने हाँ, IIT वो बॉम्बे सेमेस्टर में आप मैंने, क्या पढ़ा रहे थे सर IIT बॉम्बे में? मैं एक सोलर एनर्जी पढ़ा रहा था। चलो। हाँ, एनर्जी डिपार्टमेंट हमारे, उसी का प्रोफेसर हूँ। तो वो जो हमारा जुलाई में सेमेस्टर चालू होता है, तो उसके पहले मैंने छुट्टी ले ली, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार टीचिंग होगी तो नहीं कर पाएंगे, और 11 साल की यात्रा के लिए 4 महीने की तैयारी तो चाहिए, बनती है इतना तो बनती है। तो फिर वो सारे काम चालू हुए कि अच्छा बस कैसी होगी, क्या साइज होगा, तो बेड कहाँ रहेगा, तो कुर्सी कहाँ रहेगी, तो लाइब्रेरी कहाँ रहेगी। नहीं सर, एक मिनट, ये तो सारी आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, पहले वो बताओ। आप बोल रहे हो बस की डिजाइन कर रहे हो, आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था, आपकी बेटियों तो फिर का क्या रिएक्शन था? जब रियलाइज किया, जब मैंने डिसाइड किया कि 11 साल यात्रा करना है, तो ये तो बहुत बड़ा झटका होने वाला था सभी के लिए, मतलब घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए। तो मैंने एकदम से नहीं बताया, मतलब जोर का झटका धीरे धीरे ही दिया। तो पहले मैं ऐसी बातें करना चालू की, देखो हम लोग यदि कैपेबल है तो कुछ करना चाहिए। भाई मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम है तो हमें कुछ करना चाहिए। किया आपने। हाँ, तो करना चाहिए। अच्छा, कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा खर्चे रहे नहीं है, और गवर्नमेंट में एक LTC होता है, लीव विद पे मिलती है। मैं अपने 16-17 साल के उस समय तक के कैरियर में 2 ही बार ले पाया था, मतलब इतना टाइम नहीं होता था। तो कुछ ऐसे खर्चे होते नहीं, तो हमारी सेविंग अच्छी थी। तो मैंने हिसाब लगाया अपने आप में पहले कि बाई चांस मैंने आज से कमाना बंद कर दिया तो जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, एक तो बच्चों, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी होना चाहिए, उनकी पढ़ाई होना चाहिए, तीसरा हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटना चाहिए। ये 3 हमारे गोल्स लिखे आपने। हाँ, गोल्स लिखे आपने। गोल्स है, मतलब हाँ, मतलब खर्चा कहाँ लगेगा। तो शादी में भुताई तो वैसे भी नहीं करेंगे एनवायरनमेंट की दृष्टि से, तो इतना खर्चा होगा, पढ़ाई में इतना खर्चा होगा, और बुढ़ापे में इतना खर्चा होगा। तो ऐसा हमने हिसाब लगाया कि हमारी सेविंग से होगा कि नहीं होगा। मुझे लगा कि हो जाएगा। एंड IIT के प्रोफेसर ने, कभी भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़ी तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे, तो नौकरी तो कहीं भी मिल ही सकती है। तो इसलिए आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नौकरी नहीं करेंगे और कमाना बंद करेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली। तो फिर ये वाइफ को धीरे धीरे बच्चों को समझाना चालू किया कि हमें कुछ करना चाहिए। अच्छा, बाय दैट टाइम मेरे फैमिली को पहले ही सेंसिटिव थे, क्योंकि हमने 6-7 साल से फ्रिज बंद कर दिया था, गीजर बंद कर दिया था, AC घर में कभी लगाया नहीं था। तो एक तरह से वो अलाइंड थे इस तरह के विचारों के कि हम बिना फ्रिज के जीना चाहिए, और हम जी रहे थे, मतलब, और ऐसे कोई क्रिप भी नहीं होती थी। तो हम कैपेबल हैं तो हमें करना चाहिए, और अच्छे स्केल पे करना चाहिए ताकि इम्पैक्ट कर सकें। वरना हमने IIT में तो बुक लिखी डाली थी और नेशनल सेंटर तो इस्टेब्लिश कर ही दिया था, तो इतने लोग तो जाए, उससे तो ये फर्क नहीं हो रहा था। अच्छा, मेरा लास्ट जो प्रोजेक्ट था इतना बड़ा था, 494 करोड़ का, कि IIT का ही बजट 350 करोड़ का था। तो दैट वाज बिकमिंग टू बिग फॉर IIT आल्सो, और मुझे लगा कि और भी बड़े प्रोजेक्ट ले भी आऊंगा तो इट सिस्टम विल नॉट अलाउ मी टू फंक्शन। सो आई वाज वेरी क्लियर कि नाउ दिस सिस्टम इज छोटा पड़ रहा है, तो इससे ऊपर निकलना चाहिए। फिर ऐसे एक दिन ऐसा बोला कि अच्छा यात्रा करें तो कैसा रहेगा। फिर वो विचार छोड़ा, फिर 15-20 दिन उसको छोड़ दिया, ऐसे करके धीरे धीरे वो बिल्ड किया। फिर एक दिन मैंने कहा अब तो बताना पड़ेगा, अब टाइम हो गया है। तो मैंने बच्चों को ऐसे बिठाया कि मैं सोच रहा हूँ कि 11 साल की यात्रा करनी चाहिए। तो वहां तक तो बात हो ही गई थी, पर मैंने क्या पता है, मैं सोच रहा हूँ 11 साल घर नहीं आऊंगा, लगातार यात्रा रहेगी ऐसे। तो मेरी बात कंप्लीट भी हुई नहीं थी कि छोटी बेटी बोली ठीक है ना, वैसे भी आप इतना ट्रेवल करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। नाउ दैट रियली वाज दैट मेड मी रियली लाइट, कि मैं इतना सोच रहा था, अरे ऐसा होगा, बच्चे क्या करेंगे। Your younger daughter said this. And that gave me clear signal कि मैंने शुरू में ना सर सैक्रिफाइस इसलिए बोला, हम आपकी जर्नी ना बहुत सालों से, एंड आई नो इट इज इमोशनल सर, एंड मैंने शुरू में ना सैक्रिफाइस इसलिए बोला था कि हम लोग सिर्फ विजुलाइज भी नहीं कर सकते,
जो आप कर रहे हो ना सर, आपका इम्पैक्ट, हम तो क्या सर, दुनिया याद रखेगी आपका इम्पैक्ट सर। एनीवे, तो छोटी बेटी ने ऐसा बोला तो अच्छा लगा कि दे आर विथ मी। अच्छा, वाइफ को समझने में समय लगा, जब उसको लगता रहा कि नेचुरल सी बात है, उसको लगता रहा कि नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं ना, मजाक ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी घर छोड़ देंगे 11 साल के लिए ना। 11 साल के लिए। फिर मेरे जो पेरेंट्स थे उनको भी मैं बता दिया था कि मैं ऐसा करूंगा, तो उनको भी लगा कि ऐसा थोड़ी होता है कि जो 11 साल घर नहीं आएंगे। तो एक दिन मैंने उनको भी बताया कि ना, सॉरी, कोई बात नहीं सर, आराम से प्लीज। मैं तो ना सर हमेशा बोलता हूँ कि इमोशन बड़ी अच्छी चीज है। अगर हम में अगर इमोशन नहीं है तो ये फर्नीचर और हम में क्या फर्क हुआ। सो मैं तो सर आई रियली लव दिस व्हेन पीपल, मैं भी बड़ा भावुक हूँ सर, मैं भी बड़ा इमोशनल हूँ, क्योंकि जरूरी है चीजें सर। हम नहीं अगर इमोशनल तो फिर क्या फायदा सर, फिर हम में और एक नॉन ह्यूमन में क्या फर्क हुआ। सो इमोशंस तो आई फील इमोशंस इज व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग, राइट? What makes a human a human? हाँ है ना, तो without that तो है ही नहीं सर, फिर तो क्या ही है, तो खोखला है, तो शरीर है। So I think that is where how you feel and that is what is lacking today, that वो compassion, वो emotion नेचर के प्रति, अपने जानवर के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने पेड़ के प्रति, वो सब खत्म हो गया है। बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हो गया ना सर, एकदम मटेरियलिस्टिक हो गया। वो दिखता है कि कुछ है नहीं कनेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल आज ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, गणेश जी को विसर्जन कर रहे हैं और वो ऐसे फेंक रहे हैं और गणेश जी की मूर्ति किसी ब्रिज से टकरा रही है, तो इट फेल्ट हियर, आई कुड फील इट हियर। मुझे लगता है कि लोगों को क्यों ये फील नहीं होता है ना, और ये जो क्लाइमेट है इसके प्रति क्यों बेचैनी नहीं है, जो दिख रहा है कि हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, सबको फील हो रहा है, मौसम बदल रहा है, सबको फील हो रहा है, परंतु किसी को बेचैनी नहीं हो रही है। सबको लगता है कि नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, या कोई तो साइंटिस्ट आके कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर सिस्टम के नियम होते हैं, है ना। वो नियम के अंदर रहोगे तो हो सकती चीजें, पर उसके बाहर जाओगे तो फिर वो ब्रेक होने वाला। जैसे मैंने रबर का एग्जांपल दिया, ज्यादा खींचोगे तो ब्रेक होगा, और ब्रेकडाउन होगा तो हम ये नेचर के ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। तो नेचर का ब्रेकडाउन होगा तो ह्यूमन इज नेचर, परमानेंट है सर। तो परमानेंट है, ह्यूमन इज नेचर ना। श्वास हम ले रहे हैं तो नेचर से तो ले रहे हैं। तो सर मुझे एक चीज बताना, जैसे मैं एज अ स्टूडेंट ही बात कर रहा हूँ, काफी चीजें मुझे पता है, बट स्टिल आई वांट पीपल शुड नो। सो जो एनर्जी यात्रा हम जो कर रहे हैं, एनर्जी स्वराज, आई लव द नेम एनर्जी स्वराज, नाम आपने जो चूज किया ना, जस्ट आई लव द नेम। सो ये जो आप यात्रा रह रहे हैं 4 साल पे, नवंबर 2024 में 4 साल हो जाएंगे, तो आप बस में रहते हैं। मुझे सर एक चीज बताओ कि आप बस में रह के अभी अक्रॉस आप ट्रैवल करते हैं अक्रॉस इंडिया, राइट? तो आपका कैसे एक टिपिकल डे कैसे होता है आपका? मतलब आप ट्रैवल कहाँ करते हो? आप ट्रैवल करके क्या कॉलेजेस जाते हो, स्कूल जाते हो, अवेयरनेस क्रिएट करते हो? आप मुझे बताओ एक नॉर्मल डे इन चेतन सोलंकी लाइफ क्या रहता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एनर्जी स्वराज क्यों है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम सब ये समझ लें कि ये पूरी दुनिया एक तरह से एनर्जी का खेल है। बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल। और एनर्जी मतलब सिर्फ बिजली नहीं, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, सिर्फ एलपीजी नहीं, है ना, हर चीज। मतलब ये फर्नीचर में भी एनर्जी लगी, जिस सोफे में भी एनर्जी लगी, मेरे शर्ट में भी है, ये प्लांट में भी एनर्जी है। तो ये सब पूरा एनर्जी का खेल है, और ये एनर्जी का खेल ही बिगड़ा हुआ है। मेन प्रॉब्लम वहाँ है, ये जो इतना गड़बड़ है वो एनर्जी के खेल के गड़बड़ होने से भी है। और मेरी लास्ट किताब में मैंने अपने कंपेयर किया था कि जो गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ना, तो जब अधर्म बढ़ गया है, बढ़ता है, और अधर्म क्या होता है, जो रॉन्ग चीजें होती है ना, वो अधर्म है। तो एक तरह से ये जो काली ऊर्जा है, कोयले की ऊर्जा, क्रूड ऑयल की ऊर्जा, ये इसका असर दुनिया पे हो गया है। और आज की तारीख में 80-85% एनर्जी तो इन्हीं से आती है। सोलर तो 15-20%, सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, न्यूक्लियर मिला के 15-20%। तो ये जो काली ऊर्जा के कारण एक तरह से गड़बड़ हुआ, अधर्म बढ़ गया है, तो वापस धर्म लाना पड़ेगा। और व्हाट इज धर्म? जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अनंत है। तो सोलर ऊर्जा अनंत है,
शाश्वत है, Yeah. तो वापस हमको सोलर ऊर्जा पर आना पड़ेगा और 100% आना पड़ेगा। तो हमारा खाना, सोना, गाड़ी, ट्रेवल, एवरीथिंग शुड हैपन ऑन सोलर एनर्जी, एवरीथिंग 100%। हिंदी में कहावत है, यू नो, जहाज का पंछी यदि रास्ता भटक जाए तो उसको वापस जहाज पर ही आना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी आधुनिक मनुष्य, मतलब हम सब लोग रास्ता भटक गए, हमने जीवन के आधार को कोयला, पेट्रोल, डीजल बना लिया, जबकि जीवन का आधार सोलर ऊर्जा होना चाहिए, क्योंकि सोलर ऊर्जा हमारे अस्तित्व का केंद्र है। तो इसी पे आना पड़ेगा, परंतु जिस तरीके से आना पड़ेगा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कर सकते कि आप 10-10 गीगावाट के प्लांट लगा दिए, बड़े बड़े सेंट्रलाइज प्लांट लगा दिए, नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ, हाथी का काम हाथी करे और हिरण का काम हिरण करे, बिल्कुल उल्टा नहीं कर सकते। तो जो कोल पावर प्लांट कर सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कर सकता है, आप सोलर से भी वैसे ही काम करवाना चाहते हैं। सोलर का भी 10 गीगावाट, 5 गीगावाट, 5 में नो, सोलर तो जैसे आपने कहा ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मेरी छत पे मैं धूप आ रही, आपकी छत पे भी आ रही, और चेन्नई में भी आ रही है, और बांग्लादेश में भी आ रही है, तो वहीं क्यों पैदा ना करें उसको एक जगह पैदा करके। तो एनर्जी में स्वराज हो, एनर्जी में आत्मनिर्भरता, एनर्जी में इंडिपेंडेंस हो, ये तब होगा जब हम सब इंडिपेंडेंट हैं, और ये इंडिपेंडेंस ही देश की और सबकी ताकत बनेगी। करेक्ट। वरना जो सेंट्रलाइजेशन है, एक आदमी, अमेरिका में 2 बिल्डिंग गिरी और दुनिया भर का फर्क पड़ा, दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। ये तो बहुत फ्रेजाइल काम है। इसलिए जब डिसेंट्रलाइज करेंगे हम जनरेशन को, क्योंकि एनर्जी को, तो हमारे रोजगार पैदा होगा, बहुत सारे अलग अलग तो रोजगार पैदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, रोजगार पैदा होगा तो लोकल पैदा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को एनर्जी चाहिए और व्यक्ति हर जगह रहता है, तो वो लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। आप और हम इंडिपेंडेंट बनेंगे तो देश इंडिपेंडेंट बनेगा, बाहर से एनर्जी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज खर्च नहीं करना पड़ेगा, और जो ज्यादा डिपेंडेंट, जो इंपोर्ट करता है वो ज्यादा डिपेंडेंट है, तो आत्मनिर्भर बनेंगे। हम इंडिपेंडेंट होंगे तो कार्बन एमिशन नहीं होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग ठीक होगी, क्लाइमेट चेंज ठीक होगा। चेन रिएक्शन है, ये पूरा चेन रिएक्शन है। तो ये एनर्जी स्वराज सिर्फ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन नहीं है, एनर्जी स्वराज दुनिया की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन। मैं ये कहता हूँ कि यदि जो डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम ये कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी का उपयोग करते हैं। जिस दिन हम सोलर एनर्जी पे आ गए, जिस दिन हमें कंस्ट्रेंट में पता चलेगा कि यार इतना 6 किलोवाट सिस्टम है तो 6 किलोवाट ही बिजली पैदा होगी, तो मैं कंस्ट्रेंट में जीना सीखूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी गतिविधियां भी कंस्ट्रेंट हो जाएगी। तो आप बेसिकली कंजम्पशन की बात कर रहे हो ना, मैं इस पे आना बेसिकली, हाँ, मैं कंजम्पशन इज अ सेपरेट टॉपिक आई वांट टू डिस्कस, बट सर अभी जैसे आप तो मेरे को वो बताओ कि टिपिकल, तो फिर ट्रेवल कैसे होता है, तो क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली एनर्जी स्वराज यदि हमने स्थापित किया देश में और विश्व में, क्योंकि विश्व के प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से सारी समस्या हल हो सके। तो आइडिया ये है एनर्जी स्वराज का कि हम कैसे लोगों तक जाएं, उनको ये समझाएं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं, सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि जो सामान्य तौर तरीके, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, पॉलिसी बनाना, उससे उसके बियॉन्ड प्रॉब्लम जा चुका, वो सबसे सॉल्व नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है, तो हर व्यक्ति प्रॉब्लम का जिम्मेदार हुआ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, रूरल हो, अर्बन हो, छोटा बड़ा, everybody is responsible. So everybody has to be part of the solution also. True. So whole idea of this yatra is to bring everybody on board. तो आप क्या करते हो? तो हम क्या करते हैं, हम जैसे हम किसी दिशा में जा रहे हैं, कि हम मान लो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जैसे अभी आप तो चंडीगढ़ में हो, फिर हमारा प्लान था कि दिल्ली से चंडीगढ़ आएंगे, बेसिकली दिल्ली के आसपास रहना था, तो चंडीगढ़ आए। यहाँ पर एनर्जी की यूजर कौन हो सकते हैं? सभी यूजर है। तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा लोगों से टच हो, तो ज्यादा लोग कहाँ मिलते हैं? स्कूल में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, किसी कंपनी में मिलेंगे, किसी प्रोग्राम में मिलेंगे, क्योंकि डायलॉग होना चाहिए, करेक्ट है ना। अच्छा, ये ऐसा काम है कि एक छोटा ट्वीट करके लोगों को ये विषय समझ में नहीं आएगा, ये 1 घंटे का डिस्कशन, सॉलिड डिस्कशन कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम की जड़ किधर है, मैं कितना जिम्मेदार हूँ, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, तब लोगों को समझ में आता है। नहीं वरना किसी से पूछो क्लाइमेट चेंज को लिए किसको ठीक करना चाहिए, तो सरकार को करना चाहिए, इंडस्ट्री को ऐसा करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए किसी को होश नहीं है। तो ये समझाने में समय लगता है। तो जो अभी तक का डेवलपमेंट हुआ कि मैं जाके लेक्चर लेता हूँ, लेक्चर में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों की बातें करते हैं। So you reach out to a school or a college, you reach out and say that you want to talk about this. So Yeah. it's kind of a dialogue. It's kind of a talk. बट अभी काफी लोग जानने लगे हैं यात्रा को, अभी तो मेरे से ज्यादा बस को जानने लगे, लोगों के फोन आते हैं, जैसे कभी बस देख के कि अरे सर आप चंडीगढ़ में हो क्या, आपकी बस दिखी मुझे,
तो काफी लोग जानने लगे, तो लोग भी इनवाइट करते हैं काफी Right. सारे। इनफैक्ट अभी जो सिस्टमेटिक प्लान होता था हमारा वो फेल होने लगा है, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर के इनविटेशन आते हैं, तो यहाँ जाना है वहाँ जाना है। आइडिया ये रहता है कि हम कैसे मैक्सिमाइज कर सके हमारे इम्पैक्ट को ज्यादा लोगों तक। तो आपको क्या लगता है सर, 4 साल में जो आपने घर छोड़ा नवंबर 2020, अब 4 साल होने जा रहे हैं नवंबर 2024 में, तो आपको क्या लगा सर, व्हाट इज इफ यू आर मेजरिंग इम्पैक्ट, राइट? आई नो यू ट्राई टू मेजर इम्पैक्ट, तो आपको क्या लगा सर, डू यू थिंक दैट यू हैव बीन एबल टू रीच टू अ लॉट ऑफ पीपल? वेल, दो चीजें हुई है। मैंने जो 11 साल है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला तो पहले 3 साल थे, आई कॉल इट एन एक्सप्लोरेशन फेज। ओके, कि हमने एक्सप्लोर किया कि अच्छा क्या चल रहा है दुनिया में और क्यों चल रहा है, और लोगों को क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता, ग्राउंड पल्स क्या है, और इसलिए ये रोड पे आना जरूरी है, मतलब सो एक्सप्लोरेशन। अभी अवेयरनेस चल रहा है, तो अभी हमारा अवेयरनेस नहीं, अभी एक्सेलरेशन फेज है। एक्सेलेंट। सो एक्सप्लोरेशन वाज वन। तो एक्सप्लोरेशन में हमने टूल्स बनाए, अब एक्सेलरेशन में वी वांट टू यूज दिस टूल एंड एक्सपैंड इट टू मिलियंस एंड मिलियंस। अवेयरनेस तो एक मेजर ऑब्जेक्टिव हुआ ना। हाँ, बट अवेयरनेस के साथ में एक्शन हो। तो थर्ड एंड फोर्थ क्या रहे हैं सर आपके फेजेस? फिर एक बार ये एक्सेलरेट फेज भी 2027 तक चलेगा। देन वी होप कि वी विल बी एबल टू रीच टू नॉट मिलियंस बट बिलियंस, मतलब 27 तक तो हमारा बिलियन तक जाने का प्लान है। एंड देन उसको मोमेंटम को मेंटेन करके रखना, मतलब मोमेंटम क्रिएट भी हो गया तो नॉर्मली ऐसा पल्स के रूप में आता चला जाता है, बट आइडिया तो ये रहेगा कि उसको मेंटेन कैसे करें, क्योंकि इतने साल का जो गड़बड़ इकट्ठा हुआ है, एक दिन में तो नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको मेंटेन करेंगे, तो हम 2-3 साल तक वो मोमेंटम को मेंटेन करके रखेंगे और आखिरी 2030 में वाइंड अप करेंगे यात्रा को। तो सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए सर, मतलब जैसे 750 डिस्ट्रिक्ट? सारे डिस्ट्रिक्ट तो जाना जरूर, मतलब मुश्किल है सब जगह, तो पर सारे स्टेट तो मतलब नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के सारे स्टेट सारा हो गया। तो एक तो 6 महीने में मुझे पहले ये समझ में आ गया कि सोलर एनर्जी भी सॉल्यूशन नहीं है। करेक्ट, मैं उसमें भी आने वाला हूं वैसे। सबसे पहले तो ये जो मैंने मेरी शर्ट पे लिखा हुआ है आई एम एनर्जी, पहले तो एनर्जी को समझें, एब्सोल्युटली, क्योंकि एनर्जी का खेल ही समझ में नहीं आ रहा है, नीति आयोग को भी नहीं पता है, मिनिस्ट्रीज को पता नहीं, कुछ भी करे जा रहे हैं। देन आई रियलाइज कि नहीं, सोलर तो दूर की बात है, लेट अस अंडरस्टैंड द गेम ऑफ एनर्जी। एंड देन आई स्टार्टेड कंसेप्चुअलाइजिंग कि आम आदमी को कैसे बताएंगे कि वो कैसे जिम्मेदार है ना, और ये जो बॉटल बनी है इसमें कितनी एनर्जी गई है और इसके कारण कितना कार्बन इमिशन, तो मैंने बॉटल का उपयोग किया, मैंने शर्ट का उपयोग किया, तो मैं कैसे जिम्मेदार हुआ। तो इसलिए मैंने एक कोर्स डेवलप किया, उसका नाम एनर्जी लिटरेसी कोर्स जो ये है। एंड वैसे तो मैंने कई सारे कोर्स डेवलप किए, कई सारे किताबें लिखी, पर ये कोर्स डेवलप करने में लिटरली पसीना आ गया, क्योंकि आइडिया ये था कि हर यूजर एनर्जी का इसको यूज कर सके। ये लिटरेसी कोर्स है, मतलब इतना सिंपल बनाना था, इतना बेसिक बनाना था कि एक 6ठी का बच्चा, एक 10वीं का बच्चा, एक कॉलेज का बच्चा, एक इंजीनियर, एक IAS ऑफिसर, एक कंपनी का CEO, सबको ये कोर्स करना है, एक ही कोर्स करना है, बिकॉज ये बेसिक्स है, फंडामेंटल है। ये आपने नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, एनर्जी का खेल ही नहीं समझा और दुनिया को ही नहीं समझा एक तरह से। तो ये कोर्स बनाया एंड उसका रिकॉर्ड किया, उसके लिए फिर हमने प्लेटफॉर्म बनाना चालू किया। जैसे कि हमेशा होता है, फंड्स की कोविड ने बहुत गड़बड़ किया, सबके साथ, तो हमारे साथ भी किया। फंड्स नहीं थे तो टेम्पररी एक पोर्टल बनाया, जो कि जैसे स्केल बढ़ा वो प्रॉब्लम देने लगा, फिर एक दूसरा पोर्टल बनाया। अभी हमने वो ट्रेनिंग, एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग 11 भाषाओं में डब्ड है और ऑनलाइन है। कैसे कर सकते हैं? एनर्जी स्वराज पोर्टल है, ES-PL.org करके पोर्टल है। एनर्जी स्वराज पोर्टल सर्च करेंगे, एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट? ये फ्री है, सभी के लिए। Anyone can do it. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर यू कि हमारे पोर्टल को करीब 50 से ज्यादा देशों के लोग एक्सेस करते हैं। 11 भाषाओं में उपलब्ध है, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। हम इसको देते भी रहते हैं, जिसको चाहिए ले लो। तो स्वयं पे उपलब्ध है, AICT के इसको दे दिया, किसी और को चाहिए तो सबको, तो इट्स अवेलेबल इन मल्टीपल प्लेसेस। एक हमारा पोर्टल, तो वहाँ पे अच्छा वो पोर्टल इतना पावरफुल पोर्टल है कि कोई भी इंडिविजुअल संस्था उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 4 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, पार्टनर, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड वॉलंटियर। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल है तो वो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर करेगी, उसका अपना लोगो अपलोड करेगी, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उनका एक यूनिक लिंक जनरेट होगा, वो यूनिक लिंक बच्चों को भेजेगी, फिर बच्चे रजिस्टर करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। फिर बच्चे रजिस्टर करेंगे तो बच्चों को जब सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें उसकी स्कूल का लोगो होगा, हमारा लोगो होगा। एवरी सर्टिफिकेट इज अ वेरीफाइबल,
आप चेक कर सकते हो कि ऑनेस्ट इसने सच में किया है कि You नहीं want every person to be energy literate. एवरी यूजर ऑफ एनर्जी शुड हैव अ लाइसेंस टू यूज एनर्जी, और एनर्जी लिटरेसी उसका लाइसेंस है। Right. तो हर व्यक्ति जो एनर्जी यूज करना चाहता है उसके पास ये एनर्जी लिटरेट होना चाहिए। You know, that means हर बंदा जो एनर्जी यूज करना चाहता है, मतलब जो हर बंदा कर रहा है, मतलब we are all उसका using लाइसेंस energy. होना, पर लाइसेंस है नहीं उसके पास, वो बिना Very लाइसेंस के यूज कर रहा है, Very interesting. बिना लाइसेंस के यूज कर रहा है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है, वो मिसयूज कर We'll रहा है। put the link in our bio Please. वगैरह, तो at least people can reach out to that. तो एनर्जी को हम यूज करने के पहले 3 तरीके से मिसयूज करते हैं, उल्टा यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। Hmm. मतलब जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लाइट चालू है, पंखा चालू है, Hmm. ओवर यूज करते हैं, Hmm. जितनी जरूरत है उससे ज्यादा यूज ज्यादा करते हैं, और इनएफिशिएंट यूज करते हैं। Hmm. कम एनर्जी में काम हो सकता है, वहाँ ज्यादा एनर्जी यूज करते Hmm. हैं। तो यूज तो बहुत दूर की बात है, Hmm. उसके पहले ये 3 कदम से, यदि 3 फेज से आदमी निकलेगा, Hmm. तो मेरा एक अभी हिसाब चल रहा है, मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ कि भारत देश को अगले 10 साल Hmm. किसी नए पावर प्लांट की जरूरत नहीं, 10 साल तक Okay. बिना ग्रोथ को रोके Okay. किसी की जरूरत नहीं है। हमारा मिसयूज और ओवर यूज इतना ज्यादा, और मैं तो देश भर में यात्रा करता हूँ, हर जगह प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक में, प्राइवेट में, हर जगह एनर्जी का भयंकर ये मिसयूज। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने। हम्म, आप कह रहे हो कि कोई कैपेसिटी एडिशन ही नहीं चाहिए इंडिया को। बिल्कुल नहीं। ये जो बोल रहे हैं 500 गीगावाट तक करना है रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, जो नेट जीरो बाय 2070, इसलिए एडिशंस आ रही हैं। इसलिए तो वही प्रॉब्लम है ना, दुनिया की समझती नहीं प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो हम ये समझें कि साइंस आगे बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ सकती है, इकोनॉमी भी ग्रो हो सकता है, पॉपुलेशन भी ग्रो हो सकता है, धरती का साइज नहीं बढ़ सकता। ट्रू। धरती पे पानी नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल ठीक। मिट्टी नहीं बढ़ सकती, मिनरल्स नहीं बढ़ सकते। तो ये कंटिन्यूअस मोर प्रोडक्शन, मोर कंजम्पशन, मोर ग्रोथ कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक गड़बड़ आइडिया है, फ्लॉड आइडिया है, हो नहीं सकता। नहीं, बट कैपेसिटी तो, अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई तो होनी चाहिए। आप कह रहे हो पावर प्लांट ही नहीं चाहिए इंडिया को, और नहीं चाहिए तो देखो ना, मैंने बोला ठीक है, धरती का साइज नहीं बढ़ सकता, ये बात समझ में आई। बिल्कुल ठीक बात। और हम हर चीज धरती से लेते हैं, तो धरती की भी एक कैपेसिटी होगी, है ना, कितना दे सकती है, कितना पानी रीजनरेट कर सकती है, कितना मिट्टी रीजनरेट, उसकी भी अपनी कैपेसिटी होगी। वो फाइनाइट होगी कि इनफाइनाइट होगी? फाइनाइट होगी। करेक्ट, ऑफ कोर्स। तो चूंकि धरती फाइनाइट है, धरती के रिसोर्सेज फाइनाइट है, धरती की कैपेसिटी फाइनाइट है, तो हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन फाइनाइट होना चाहिए। सिंपल, लॉजिकल है। वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। 99.9% लोगों को समझ ही नहीं इसकी, इसलिए ये सिस्टम में ब्रेकडाउन होने लगे हैं, इसलिए वेदर सिस्टम गड़बड़ होने लगा है, इसलिए डिप्रेशन और स्ट्रेस भी इसीलिए बढ़ रहा है। और मैं से कह रहे हो क्योंकि ओवर कंजम्पशन के कारण। यस, एब्सोल्युटली। देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड अर्थ ओवरशूट डे। आप गूगल सर्च करके ना, जो मुझे सुन रहे हैं वो सर्च करके देखिए, अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ की जो क्षमता है, जितनी कैपेसिटी, बायोलॉजिकल कैपेसिटी है, उसको हमें 1 साल में हमने यूज किया तो वी आर सस्टेनेबल, है ना। तो अर्थ ओवरशूट डे कायदे से दिसंबर 31 को आना चाहिए, ट्रू, है ना। इस साल का अर्थ ओवरशूट डे 1 अगस्त को आके चला गया। ओवरशूट डे का क्या मतलब? ओवरशूट मतलब जितनी रीजनरेट करने की कैपेसिटी वो हम यूज कर सकते हैं, पर जो रीजनरेट की कैपेसिटी से ज्यादा यूज किया तो आपने ओवरशूट किया। मतलब एक तरीके का, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो आपने कितनी जल्दी खत्म कर दी वो कैपेसिटी। उल्टा नहीं, इसको इनकम से देखते हैं। मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, ओके, आपको 1 लाख रुपए 1 महीने में खर्च करना है क्योंकि मंथली इनकम है, ठीक है। परंतु आपने 1 लाख की जगह 1,10,000 खर्च किया, तो आपने 10,000 ओवरशूट कर दिया। करेक्ट, डेफिसिट। तो कहीं से डेफिसिट हो गया, लोन लोगे, कुछ करोगे। तो इंसान लोग क्या कर रहे हैं? ओवरशूट कर रहे हैं, डेफिसिट कर रहे हैं। तो कहां से पूरा कर रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं? दूसरे का हक मार के। उदाहरण देता हूँ, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं जा रहा था, ऐसे लेक्चर दिया, बोले सर आप बोल रहे हो जीडीपी बढ़ नहीं सकती, कुछ ग्रोथ हो नहीं सकता, तो जीडीपी तो बढ़ती है ना हर साल, कैसे बढ़ती है? मैंने कहा हाँ बढ़ती है। मैंने कहा एक ही तरीका है, कैसे? चोरी करके। चोरी करके हम ये बढ़ा सकते हैं। और चोरी करना, जब 100 रुपए लिए और वापस देते तो उधार लिए थे, ऐसा बोलते हैं। 100 रुपए लिए और जीवन भर वापस नहीं दिए तो मतलब चोरी की। हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चोरी करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी। ट्यूबवेल से जमीन से पानी निकलना हम सबने सीख लिया, पानी डालना सीखा वापस नहीं, तो पानी का लेवल देश में कम होते जा रहा
है ना? तो मेरे फादर और आपके फादर ने जमीन में पानी नहीं रखा था, पर हमने निकाल लिया, चोरी कर ली। अच्छा, चोरी कर ली मतलब किसको कल नहीं मिलेगा ये पानी? आपके बच्चे को नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा, या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं मिलेगा, या उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं मिलेगा। तो चोरी भी तो हम ही से कर रहे हैं। तो ये अर्थ ओवरशूट का कंसेप्ट ये है कि हम जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आज की तारीख में मनुष्य लोग धरती के अर्थ की क्षमता जितनी है उससे 1.7 अर्थ की रिसोर्स यूज करते हैं हम लोग। 1.7 अर्थ। तो अर्थ तो फाइनाइट एक ही है, तो 7 का पूरा कर सके तो हम उसको ओवर करते हैं, ओवर यूज करते हैं, ओवर कंजम्पशन उससे पूरा हो रहा है। दैट इज इटसेल्फ इज क्रिएटिंग अ स्ट्रेस। वही जो ग्लोबल वार्मिंग उसी का तो नतीजा है। सर, एक आपने जब कंजम्पशन की बात करते हो, इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंजम्पशन है, दैट्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? ऑलमोस्ट लोएस्ट इन द वर्ल्ड है ना। हम 1200 किलोवाट आवर पे बैठे हैं। यूएसए से कंपेयर करें तो 13,000 किलोवाट आवर पे, मतलब अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। आई यू सेइंग कि अगर कंजम्पशन को लिमिट करने की बात करो, आप ये कहना चाहते हो कि ये बढ़े ना, इतना ही रहे या कम हो इससे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट लोग देते हैं कि अच्छा यूएस का तो कंजम्पशन 14,000 है, 14, साउथ कोरिया का 11,000 है, कनाडा का तो और ज़्यादा है, और मिडिल ईस्ट का तो उससे भी ज़्यादा है। यदि ध्यान से देखा जाए, जो विश्व के सारे देश हैं उनको आप लिस्ट बना सकते हो किसका किससे ज़्यादा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो कोई ना किसी से ज़्यादा हो, कोई ना कोई किसी से कम हो, राइट? मैं एक देश गया था, युगांडा। ओके। बहुत गरीब देश है ना, 350 यूनिट पर कैपिटा पर ईयर। 350 यूनिट? हाँ। ओके, 350 किलोवाट आवर हो गया। हाँ, वो भी मेरे ख्याल से मैं पूरी एनर्जी में इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या पूरी एनर्जी, मतलब मेरे ख्याल से पूरी एनर्जी होगी। दैट्स नथिंग। तो युगांडा वाला बोलेगा उसका नेक्स्ट देश को भाई पहले तुम करो, वो बोलेगा इंडोनेशिया, इंडिया पहले तुम करो, इंडिया बोलेगा इंडोनेशिया पहले तुम करो, इंडोनेशिया वाला यूरोप को बोलेगा, यूरोप वाला अमेरिका को बोलेगा, अमेरिका वाला कनाडा को बोलेगा, सब लड़ते रहेंगे। एवरीबडी, समबडी इज अबव, समबडी बिलो। अच्छा, वो छोड़ दो, इंटरनेशनल छोड़ दो, देश पे आ जाओ। तो देश में चंडीगढ़ वाला बोलेगा नहीं पहले तो तुम करो, दिल्ली वाले को बोलेगा दिल्ली वाला तुम करो। व्हाट आई एम सेइंग इज, दो दिस आर्ग्यूमेंट की मेरा कम है इज अ करेक्ट टेक्निकली, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इसको हम टर्न करते हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। ओके। इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे मैं ये एनर्जी कंजम्पशन करके मेरी बेसिक नीड, बेसिकली मैं एनर्जी कंज्यूम ही क्यों करना भाई, मुझे खाना चाहिए, मुझे बेसिक कंफर्ट, इसी के लिए तो करना है ना। इसी को मैं क्वेश्चन कर रहा था ना। हाँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए। तो आप इसी क्वेश्चन को ही चैलेंज कर रहे हो कि नहीं, होना ही नहीं चाहिए ज़्यादा। होना चाहिए ना, पर मैं क्या बता रहा हूँ, अवॉइड करो ना जो अवॉइडेबल है। भाई क्यों आपको भाई 10 जोड़ी कपड़े चाहिए, 12 रख लो, 50 जोड़ी क्यों चाहिए बताओ? जिस कपड़े को आप साल भर यूज़ नहीं करोगे क्यों करना है? ठीक है। क्योंकि उस कपड़े को बनाने में किसी ने खेत को जोता, किसी ने ट्रैक्टर चलाया, उसमें एनर्जी लगी, किसी ने पानी दिया तो बिजली चली, किसी ने पेस्टिसाइड डाला, फर्टिलाइजर डाला, उसको बड़ा किया, कॉटन निकाला, सीड निकाला, धागा बनाया, कपड़ा बनाया, मशीनें चाहिए। इतना तामझाम लगता है शर्ट को बनाने में। आपका मतलब 3-4 हज़ार लीटर पानी लगता है, इतना कार्बन एमिशन होता है। उस आपको कपड़े ने आपने लेके साल भर पहना ही नहीं, इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं मत लो ना, अवॉइड कर दो। हाँ, ज़रूरत हो तो जरूर लो, आपको भाई भूख लग रही जरूर खाओ, 3 टाइम नहीं 4 टाइम खाओ, पर जितना ज़रूरत हो वेस्ट मत करो, मिनिमाइज करो। बट सर, आप जैसे सोलर की बात कर रहे हो, तो हम अब काफ़ी टाइम से, लास्ट 5-6 साल से नो सिंस वी डू बिल्ड पावर प्लांट्स, तो हम ये बात करने लग, बहुत डिस्कशन चल रही है कि यार सोलर भी तो सस्टेनेबल नहीं है ना। आप सिलिकॉन बना रहे हो, सोलर जो पैनल है जो आप घर पे बना रहे हो, 6 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया, उसकी लाइफ तो 25 साल है। 25 साल के बाद सिलिकॉन का क्या करेंगे? इसको ऐसे समझो, मैं तो, लोग मुझे सोलर के नाम से जानते हैं, सोलर मैन ऑफ इंडिया में। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो, डोंट यूज इट, अवॉइड व्हाट इज अवॉइडेबल। क्यों? मैंने पीएचडी की है सोलर में। सिलिकॉन, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1480 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको 1600, 1700, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 बार मेल्ट करना पड़ता है सिलिकॉन क्रिस्टल वेफर बनाने के लिए। फिर उससे आप सोलर सेल बनाओगे, 850, 900 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोसेस करोगे, केमिकल्स यूज करोगे, फिर उससे आप मॉड्यूल बनाओगे। मॉड्यूल बनाने के लिए ग्लास लगे, ग्लास बनाओगे, फिर साइड में एल्यूमिनियम लगेगी तो एल्यूमिनियम बनाना पड़ेगा। मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए आयरन स्ट्रक्चर लगेगा तो आयरन आपको माइन करना पड़ेगा। फिर उससे पावर निकालने के लिए कॉपर केबल लगेगी तो कॉपर बनाना पड़ेगा। उस पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर लगेगा, इन्वर्टर के सारे एलिमेंट मैन्युफैक्चर करो, माइन करो,
तो बाय द टाइम योर पैनल इज रेडी ऑलरेडी डैमेज द एनवायरमेंट टू सम एक्सटेंट। एंड फिर आपको जैसे आपने कहा रिसाइकल करना पड़ेगा 25 साल बाद, तो फिर से केमिकल, फिर से एनर्जी। तो कोयले की तुलना में, कोल इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में सोलर इज डेफिनेटली मच बेटर, मच बेटर। बट एब्सोल्यूट टर्म में जीरो इम्पैक्ट ऐसा तो नहीं है, इम्पैक्ट तो है ही तो रहेगा। तो इसका मतलब डोंट यूज इट, अवॉइड इफ यू कैन अवॉइड इट, फालतू यूज मत करो। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग समझते हैं। मैं आपको एक हमेशा एग्जांपल देता हूं कि सोलर का उपयोग लोग कैसे गलत करते हैं। मैं जब गुजरात में गया तो मैंने देखा बहुत सारे छतों पे सोलर लगा है। आई वॉज वेरी हैप्पी। शुरू यात्रा चालू हुई थी, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा स्टेट है। तो फिर मैंने ऐसे लेक्चर के बाद में एक प्रोफेसर आए मेरे पास, बोले सर थैंक यू वेरी मच, आपने आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरी सिस्टर का फोन आया था, बोल रही थी भैया मैंने घर पे 6 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा के रखा है, और बोल रही थी पहले एक कमरे में एसी था, अभी तीनों कमरों में एसी लगा लिया है, फिर भी बिजली बचती है। तो सोलर का उपयोग पैसे बचाने के लिए करना और सोलर का उपयोग पर्यावरण बचाने के लिए करना, ये दो अलग काम है। दुर्भाग्य से पॉलिसी मेकर्स, जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, और जो यूजर्स हैं, जो कंपनी, सभी लोग पैसे बचाने के लिए सोलर करते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए बहुत कम लोग करते हैं। उसका तरीका अलग हुआ। आपको यदि पैसे बचाना है तो आपकी जनरेशन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना, बेस्ट रिटर्न। और यदि आपको पर्यावरण बचाना है तो आपके कंजम्पशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। आपका पैरामीटर अलग है। बट सर ये कितना ही प्रैक्टिकल है सर? मतलब हम वी आर इन द इंडस्ट्री, मतलब अभी कितना ही प्रैक्टिकल है जो आप बोल रहे हैं? मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि 10 साल पहले तो लोग अपने छत पे सोलर भी नहीं लगा रहे थे, हाँ, आज सोलर तो लगा रहे हैं, हाँ, बट नाउ यू आर सेइंग कि नहीं आप कंजम्पशन के लिए आप देखो। बट हाउ मेनी पीपल कैन रियली अंडरस्टैंड दिस? सो इसलिए मुझे लगता है कि ये सबको समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो सोलर का रेट है, ग्रोथ रेट है, दैट्स नॉट इनफ आई गेस। मुझे लगता है कि जिस गति से सोलर बढ़ रहा है, इसी गति से बढ़ता रहा तो वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी नहीं है ग्रेट। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भारत में 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था, है ना, 45-46 साल हो गए। 45-46 साल में सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देश में कितना प्रतिशत है बताइए? एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हाँ, 20% से भी कम। दैट इज ओनली इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी, टोटल एनर्जी में आपको होता है 4%, 5%, दैट्स इट। तो 4%, 5% लाने में 45 साल इंतजार किया, तो क्या अगले 5% लाने में फिर 45 साल का इंतजार करना है? नहीं। तो जो अभी के तौर तरीके हैं पॉलिसी से, ये तो तरीका हो नहीं सकता, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज अ सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस। दैट्स नॉट इनफ। सोलर हैज टू ग्रो 1000 टाइम्स मोर। एग्जाम्पल जैसे अभी अगर कह रहे हैं कि इंडिया में इस साल 20 से 25 गीगावाट लगेगा इंडिया में, बट आप बोल रहे हो वो तो गलत है, वो लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, उससे कई गुना ज्यादा लगना चाहिए, परंतु जैसे लग रहा वैसे नहीं लगना चाहिए। एग्जाम्पल, हाँ, दो चीजें, हाँ, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट डीप करते हैं ना, इस पर डीप डाइव करते हैं। एक तो जैसे लग रहा है वैसे नहीं लगना चाहिए, पहले ये समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो, यदि हमने कंजम्पशन पे लिमिट नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अनसस्टेनेबल या एक्सटेंशन से बचा नहीं सकती, कोई ताकत। क्यों? क्योंकि धरती फाइनाइट, रिसोर्स फाइनाइट, तो कंजम्पशन फाइनाइट होना चाहिए, वो तो आप बढ़ाते जा रहे हो। तो कंजम्पशन पे ये पहला स्टेप, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है सोलर पे जाने का। फॉर्मूला है AMG, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। अवॉइड करो व्हाट इज अवॉइडेबल, मत करो, 1/3 अवॉइड कर दो। तो मेरे घर पे मैंने कहा ना, फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, इसी में अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो प्रोफेसर हूँ, कर सकता हूँ, पर नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती, नेचर फाइनाइट है। तो इसलिए सबसे पहला काम करो, मत करो, अवॉइड करो। दुनिया भर में लोग क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट, इतना लोग चिल्लाते रहते हैं क्लाइमेट सॉल्यूशन के लिए। क्लाइमेट फाइनेंस नहीं बोलते, फाइनेंस चाहिए ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? कुछ ना करना ही सॉल्यूशन है। वे प्रेस ना करें हम सब लोग, करोड़ों लोग, कितनी एनर्जी बचेगी? तो अवॉइड करो। अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। आजकल इतने एफिशिएंट अप्लायंसेस आ गए, LED इज अ ग्रेट एग्जांपल, बट BLDC फैन ले लो, 5 स्टार रेटेड अप्लायंसेस ले लो, यू नो, थर्मो इलेक्ट्रिक, बहुत सारे अप्लायंसेस आ गए, बहुत सारे सुपर एफिशिएंट, अनबिलीवेबल, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो 45 वाट का फैन है वो 15 वाट में चल सकता है। तो मतलब 2%, 2 स्टार से 5 स्टार के बीच में 50% एनर्जी का गैप होता है। तो आप 5 स्टार रेटेड पे जाएंगे तो करीब 1/3 तो बचा लो, 50 मत बचाओ। देखिए, सो एक तो कंजम्पशन हो गया,
तो अवॉइड कर दिया, फिर मिनिमाइज कर दिया, तो आपने 1/3 अवॉइड कर दिया, 1/3 मिनिमाइज कर दिया, तो बचा ही 1/3 है। मतलब आपने कंजम्पशन इतना कम कर लिया कि फिर आपको जो जनरेट करना है उसके लिए आपको सरकार नहीं चाहिए, पॉलिसी नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, मीटरिंग नहीं चाहिए। समझ रहे? क्योंकि मुझे सरकार से सब्सिडी 30% मिलती है। जब मैंने अपना कंजम्पशन ही 30% कर लिया तो एक झटके में भारत के 25 करोड़ घर एलिजिबल हो गए। सरकार इतना ही तो करती है। और 40-45 साल में कितना सब्सिडी हुआ है? 4-5% तो एनर्जी कंजम्पशन तो कितना आगे जा सकता है। हर सरकार की लिमिटेशन होती है, उसकी क्षमता नहीं होती है। एमएनआरई का बजट ही 5-6-10 हजार करोड़ होता था, इस बार बड़ी मुश्किल से ये हुआ अभी जो आई है। तो कहने का मतलब है कि सरकार की कैपेसिटी नहीं है कि सोलर को उस लेवल तक ले जा सके जहां उसको जाना चाहिए। पर यदि हम अवॉइड मिनिमाइज जनरेट फॉलो करेंगे तो अपने आप में कंजम्पशन इतना कम हो जाएगा कि हर व्यक्ति खुद से बिना सब्सिडी से ये अपना सोलर लगाना चालू करेगा। अच्छा, आपका कंजम्पशन कम हो गया तो आपको ये जो नेट मीटरिंग का कंसेप्ट है, तो नेट मीटरिंग अपने आप में प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, ये लगता है, तो हम इंडिपेंडेंट की तरफ जा सकते हैं। छोटे छोटे घर तो कर ही सकते हैं, इतना छोटा सा बिजली अपना स्टोर कर लो रात के लिए तो हो गया। आपको आप जैसे इंडिपेंडेंट हुए देश को फ्री कर दिया आपने। वरना आपको रात को बिजली देने के लिए, आपने भले ही सोलर लगाए, आपको रात को बिजली देने के लिए सरकार को पूरा तामझाम करना है, प्लांट लगाना है, कोयला जलाना है, ट्रांसमिशन करना है, तो सब करना है। तो फिर तो ये फ्री कहाँ हुआ? ना गवर्नमेंट फ्री हुई ना हम फ्री हुए, बस ऐसे ही मन में खुश होते रहते हैं। जो अब ये बात करते हैं कि नेट जीरो बाय 2070 की बात होती है, डीकार्बोनाइजेशन, मतलब सर आप इसी को तो चैलेंज कर रहे हो। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं तो ये इसको क्यों चैलेंज कर रहे हो? अब मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि बाय चांस यदि इंडिया सक्सेसफुल हो गया इस काम में 2070 तक में, तो दुनिया गई काम से। कैसे सर, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पर ये इंपॉर्टेंट में अच्छा आपने के। और मैं हमेशा एक आर्टिकल लेते, नेट जीरो कैन नॉट बी आवर हीरो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लैनेट के 2 थ्रेशोल्ड टेम्परेचर्स हैं, एक है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और एक है 2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो क्लाइमेट चेंज है ये इरिवर्सिबल होना चालू होगा। 1.5 अगर क्रॉस किया तो और 2 डिग्री पे पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा, है ना। अच्छा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक रिपोर्ट आईपीसीसी के 2018 में आई थी, है ना। काफी साल हो गए, 6-7 साल हो गए। तो करोड़ों डॉक्यूमेंट आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे, क्यों, क्या महत्व है, 1.5 ही क्यों होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आज की तारीख में जो ग्लोबल वार्मिंग है करीब 1.2-1.3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो हम लोग इतना पास हैं 1.5 डिग्री के। जो एक इसका बहुत साइंटिफिक तरीका है, एक कंसेप्ट है कॉल्ड कार्बन बजट। कितना कार्बन और हवा में छोड़ सकते हैं वो बोलता है कार्बन बजट। अलग टेम्परेचर का अलग बजट होगा। तो 1.5 डिग्री का कार्बन बजट आज की तारीख के आसपास होगा करीब 200 बिलियन टन, और 2 डिग्री का कार्बन बजट है 950 बिलियन टन। बिग नंबर, 200 बिलियन टन। आपको पता है 1 साल का एमिशन कितना आता है? पिछले साल का एमिशन 40 बिलियन टन। तो 200 को आप 40 से भाग देंगे तो बच जाएगा 5 साल। किधर समय है? 2070 कहाँ है समय? किसके पास है? 5 इरिवर्सिबल तो अभी होने वाला है। 5 साल, 2-4 साल आगे पीछे मान लो हिसाब किताब गड़बड़ लगाने में, चूंकि ग्लोबल प्रॉब्लम इतना बड़ा है तो एकदम प्रिसाइज नहीं हो सकता। 2-4 साल पे आगे पीछे कर लो। 1 सेकंड में पता है कार्बन एमिशन कितना होता है धरती से? 14 लाख किलोग्राम। 1 सेकंड ऐसे 14 लाख, ऐसे 14 लाख किलोग्राम होता है। ऐसे 28 लाख हो गया। 28 लाख हो गए, नहीं 100 लाख हो गया। 100 लाख इतनी देर में बोलते हो। ये गति से हम कार्बन एमिशन छोड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ दुनिया सो रही है। तो इरिवर्सिबल होना चालू होगा अभी 5-6-7 साल में, 4-5 से 7 साल में। 2 डिग्री मतलब 950 को 50 से भाग दो, 40 से भाग दो, तो बढ़ता जा रहा है कार्बन एमिशन। तो आपके पास 22-23 साल है। कहाँ 2070? कहाँ, किधर? ये मैं गारंटी से कहता हूं, और लिखना चाहिए इसको बड़े बड़े अक्षरों में, यदि भारत 2070 तक सफल हो गया नेट जीरो करने में तो पूरी दुनिया फेल हो जाएगी, पूरा होल प्लैनेट फेल हो जाएगा। 17% आबादी हम लोग, इतना ग्रोइंग इकोनॉमी है। यू कांट फॉलो दिस पाथ। यस, इट इज करेक्ट कि अमेरिका ने इतना एमिशन किया, उसने इतना किया, हम भी वैसा करें तो लेके डूबेंगे।
हम और मतलब चाइना साथ में लेके। तो आप क्या बोलना चाहते हो, क्या सजेस्ट करते हो कि हम मैं 2030 तक कर लें, कैसे करें? नहीं, पहले तो समझे कि नेट जीरो सॉल्यूशन है क्या, मतलब व्हाट इज नेट जीरो, है ना, वहीं से गड़बड़ फंडामेंटली हमको समझ। चलो फंडामेंटल पे जाते हैं। नेट जीरो मतलब क्या, नॉर्मली जो ऐसा समझते हैं x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट है ना, तो दुनिया कैसे समझती है नेट जीरो, यदि मेरा x कार्बन इमिशन होता है कोल पेट्रोल डीजल से और मैंने उतनी एनर्जी सोलर से बना ली तो नेट ऑफ हो तो नेट हो गया। गलत है। बट इज इट करेक्ट? नहीं, क्योंकि सोलर का खुद का कार्बन इमिशन, तो नेट जीरो डेल्टा तो हम डेल्टा तो ऐड नहीं तो कर गाइड ही नहीं कर रहे, तो उसका तो खुद का है, तो नेट जीरो कहाँ हुआ, और 2070 किधर है, तो नेट जीरो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी कंजम्पशन साइड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं बोलते कि नहीं कंज्यूम मत करो, क्योंकि दुनिया की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आधार ही कंजम्पशन है, सारी गेम ही तो हम तो वहीं पे अटके हुए, वी आर आवर ओन एनिमी। कितना छोटा सा कंसेप्ट है भाई, दुनिया फाइनाइट है, धरती फाइनाइट है, तो कंजम्पशन फाइनाइट होना चाहिए यार। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ पहली बार, ऐसे सदियों से लोग बोलते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ एक बुक है ना, आपने सुनी होगी, है ना, एक बुक, दूसरी बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मैंने वो सुनी होगी। एक तीसरी बुक है मंसूर अली खान की थर्ड करके। तो गांधी जी ने कहा था दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। क्यों? गांधी का दिमाग खराब हो गया था 100 साल पहले, तो पानी तो ठीक ही था, नदियां भी ठीक थी, क्लाइमेट भी ठीक था, फिर क्यों कहा था गांधी ने? अच्छा, गांधी जी को छोड़ो, हर धर्म में क्यों लिखा रहता है अपनी इच्छाओं पे सीमा रखो, क्यों लिखा रहता है? यही तो है फंडामेंटल। कहां से आती है बात? अच्छा, नेचर में ही ऐसा है, नेचर में कोई भी पेड़, मान लो बरगद का पेड़ बहुत लंबा जी गया, 500 साल जी गया, तो क्या वो 2 किलोमीटर ऊंचा जाएगा? नहीं जाएगा। नेचर में सब कुछ सेल्फ लिमिटिंग है। एक जंगल में शेर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि जंगल में सिर्फ शेर पाए जाएंगे, ऐसा होगा नहीं, सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक है ना। तो नेचर ही सेल्फ लिमिटिंग है, सिर्फ इंसानों को लगता है नहीं नहीं ये तो, इसलिए कितना बड़ा, इसलिए मैंने कहा कितना बड़ा लोचा है दुनिया में कि जो मोस्ट फंडामेंटल है, इतना जीवन का आधार है, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। हम रोज करते हैं और ज्यादा करना चाहते हैं, तो मारे तो जाएंगे, बचेंगे तो नहीं। पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे ऐसे लग रही है कि हम भी ना वो भीड़ चाल में डल गए क्योंकि गेम सारे हम सप्लाई और डिमांड की करते हैं कि डिमांड है तो सप्लाई बनानी चाहिए। आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, आप बोल रहे हो डिमांड ही क्यों है, आप यही बोल रहे हो ना। मैं आज अगर सर एक बच्चा, लेट से आज हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया की भी बात करते हैं, अगर एक बंदा व्हाट्सएप पे है या कोई भी अपने ऑनलाइन उस पे है, उसके पीछे डेटा सेंटर्स है, हजारों लाखों डेटा सेंटर लग रहे हैं, उसमें एनर्जी लग रहा है। डेटा सेंटर तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है बिकॉज उसका डाउन टाइम नहीं हो सकता, तो एक पावर प्लांट लगता है, उसको बैकअप भी लगता है। कितने डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही है। बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सिमर कैपेसिटी एडिशन और डिमांड सप्लाई तो एक अलग नेक्सस है, हम बात कर रहे हैं कि यार कंजम्पशन कम करो, अभी बोल रहे हो। बिल्कुल। तो 20 साल का लड़का लड़की कैसे समझेंगे सर? आज एक 20-21 साल का है, आज हम सारे यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, तो उसको आप बोलोगे नहीं यार तू ना फ्रिज ना रख, कैसे? मतलब यही सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, क्यों नहीं समझेंगे? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गांधी जी से किसी ने पूछा, बापू ये लोग गलत काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए करते हैं क्योंकि उसका परिणाम पता नहीं है। जिसका परिणाम पता होगा आप नहीं करोगे। और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोट किया, जैसे कि कोबरा, किंग कोबरा, सांप, कोबरा काटेगा तो मर जाएंगे, ये आपको पता है, सबको पता है। कोबरा इस रूम में आ जाए, इस स्टूडियो में आ जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? भागोगे? क्या कोई आप कोबरा गोद में उठा के खेलोगे? इतना प्यारा कोबरा है, देखते हैं काटता है, कोई नहीं करेगा। कोबरा देखिए तो भागना चाहिए, संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। किसी नियम कानून में लिखा है कोबरा देखे तो भाग? नहीं लिखा है। सब लोग पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं? समझ के, समझ के, अंडरस्टैंडिंग से। तो यदि हमने ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों में, जो 20 साल के बच्चे के बाद उसको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये जो मैं करता हूं इसका नुकसान तो मुझे भरना ही भरना है, तो क्यों करेगा? कैसे करेगा? कोबरा से उसको भी भागना है ना। जहर थोड़ी कोई खरीद के पीता है, बाजार में जहर मिलता है, टीवी मिलता है, मोबाइल मिलता है, मोबाइल ही खरीदता है ना, जहर थोड़ी खरीदता है। क्यों? इतनी समझ है उसको। दुर्भाग्य से जो मैं 6P की बात कर रहा था ना, हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा बताया, ना हमारे प्रोफेसर्स ने कभी ऐसा बताया, ना पॉलिटिशियन ने, पॉलिसी मेकर, ना प्रेस ने कभी ऐसा बताया, यू कांट डू दिस।
ये इनफाइनाइट ग्रोथ नहीं हो सकती, ये समझना पड़ेगा। और आई एम श्योर मैं 4 साल से समझा रहा हूँ, लोगों को समझते हैं। जब आपको बिठा के समझाओगे, बेसिक तरीका बताओगे कि क्यों ऐसा होना चाहिए, लोग समझते हैं। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन देयर लाइफ। और शायद इसीलिए मैं थका नहीं हूँ अभी 4 साल में, वरना यात्रा कर करके ट्रेवल थक जाता है। तो पर मुझे लगता है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा आ रहा है। सो अगर सर कोई 3 चीजें आप मुझे ऐसी बताओ कि अगर कोई यंगस्टर सुन रहा है, आप बोल रहे हो नेट जीरो तो यार 2070 तक वेट ही नहीं करनी है ना, है टाइम ही नहीं हमारे पास नहीं, हाँ। तो आज अगर कोई यंगस्टर सुन रहा है, 3 चीजें बताओ कि हाउ कैन ही और शी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेविंग द क्लाइमेट। मैं उसके पहले एक और चीज बताऊंगा, पहले इसके पहले की 3 चीज बताऊं। यंगस्टर को ये समझाना चाहिए हमें, जो हम फेल हो गए, कि हमारे लाइफ का एम क्या है, एंड गोल क्या है। बिजनेस का एंड गोल होता है ना, हाउ आई एम गोइंग टू एग्जिट। मैं इस धरती पर क्या करना चाहता हूँ और मरने के पहले मुझे क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा, जिस दिन देश को और आपको हम सबको समझ में आ जाएगा कि देखो जीडीपी बढ़ाना ही क्यों, मैं तो यही प्रश्न करता हूँ लोगों से, क्यों बढ़ाना है जीडीपी, तो लोग बोलते हैं सर जीडीपी बढ़ाने से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो बोलता है वेरी गुड, वेरी नाइस। देश का जीडीपी 1991 से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोविड को छोड़ दें कुछ महीने, लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही, वेरी गुड। तो यदि देश का जीडीपी 5% बढ़े तो प्रॉस्पेरिटी 5% बढ़े, तो लोगों की सुख समृद्धि 5% बढ़ी। इसका मतलब यह होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि जब जीडीपी 5% बढ़ती है तो चेहरे की स्माइल 5% बढ़ना चाहिए। बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, कम हो रही है। यस, काफी कम हो रही है, काफी 5% से काफी कम हो रही है। तो कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, ये जो हम कर रहे हैं वो तो गड़बड़ी है ना भाई। जो मेरा उद्देश्य है जीवन का, क्या उद्देश्य, मैं आइसक्रीम क्यों खाता हूं, मैं बिना आइसक्रीम खाए सर्वाइव कर सकता हूं ना। आप आइसक्रीम क्यों खाते हैं, अच्छा लगता है, आप सुंदर देखें अच्छा लगता है, कोई आपको अच्छा बोले अच्छा लगता है। अल्टीमेट एम लाइफ का, हमारे सारे कर्मों का एक ही होता है, मैं खुश हूं, मुझे अच्छा लगे। परंतु जीडीपी बढ़ने के साथ में यदि डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, चेहरे की स्माइल कम हो रही, चमक कम हो रही, तो मैं क्या करूं जीडीपी का, मेरा पानी खराब हो रहा है। मैं आपके मेरे बच्चों को मैं ये गारंटी नहीं कर सकता कि मैं उसको जो खाना खिलाता हूं उसमें केमिकल है कि नहीं है। जो बिना फिल्टर का पानी नहीं पी सकता आज, मैं इस जीडीपी का क्या करूं, कोई भी और क्या करेगा इसको, व्हाई शुड आई ग्रो जीडीपी। तो ये बहुत बड़ा लोचा है, मतलब छोटा मोटा नहीं, इसलिए बहुत बड़ा है। यदि मैंने अपने बच्चों को, आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में ये नहीं समझाया कि भाई साहब मरने के पहले आप क्या करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, तो एक ही उत्तर होगा, कोई ध्यान से, खुश होना चाहता है इंसान। यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू बी जॉयफुल एंड लविंग। ये 3 ही है ना, रोटी कपड़ा मकान के बाद आदमी को प्रेम, शांति और आनंद चाहिए, बस। अल्टीमेट गीता में भी लिखा है हर कर्म का उद्देश्य तो एक ही होता है। यदि वो नहीं मिल रहा है तो ये जो तामझाम हम करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कंजम्पशन, क्यों करें भाई, ये क्यों करना चाहिए बताओ। आईआईटी में पिछले साल आप रिकॉर्ड देखना, 1 साल के अंदर आईआईटी सिस्टम में 15 सुसाइड्स हुए आईआईटी में, जिसमें जाने के लिए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, 15 सुसाइड्स। सो थिंग्स आर एक्चुअली टेरिबली रॉन्ग। वी आर नॉट ग्रोइंग इन द डायरेक्शन, जिस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए उस दिशा में बढ़ नहीं रहे। हमारे मनुष्य जीवन, पूरे मनुष्य का इतिहास आप देख लो, सबसे एडवांस स्टेज पर है। इससे एडवांस कभी साइंस नहीं हुआ, इससे एडवांस कभी इकोनॉमी नहीं हुई, इससे एडवांस कभी कंफर्ट नहीं हुआ। तो हम तो सबसे खुश वाले स्टेज पे होना चाहिए ना। So you're saying there is no correlation? There is no correlation। अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, कहाँ हो रहा है कोरिलेशन? ब्रॉडर सोसाइटी लेवल पे कुछ लोग जरूर बहुत अच्छे हो गए डेफिनेटली, पर इन जनरल आप एक स्नैपशॉट लें धरती का तो मुझे तो यही दिखता है, और यही फैक्ट है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। तो ये जो तौर तरीका है, तो हाँ, तो यंग बच्चे को पहले ये समझाना कि भाई साहब द एंड गेम ऑफ योर लाइफ इज टू बी हैप्पी, नॉट टू अक्यूमुलेट मोर वेल्थ, है ना, ये क्लियर हो गया। जब मेरा एम ही हैप्पी होना है तो मैं क्या करना चाहिए, मैं ये जो गड़बड़ है उसका हिस्सा ना बनूं, है ना। तो जितना जरूरत है जीवन का उतना ले ले। भाई तुम्हें 5-10 ड्रेस से काम हो जाएगा क्या तुम्हारा, तो 10 ड्रेस तो मेंटेन करके रखो, 50 जोड़ी क्यों रखना चाहिए। गांधी जी कहते थे जरूरत से ज्यादा सामान रखना भी हिंसा है। क्यों? क्योंकि धरती तो फाइनाइट है, रिसोर्स फाइनाइट है। यदि आपने
कुछ सामान ज्यादा लिया है, इसका मतलब किसी को कम मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज फाइनाइट, इजंट इट? मेक सेंस? तो ये भी तो हिंसा है। आजकल देखो इतना आसान हो गया है, अमेजन पे कपड़े खरीदना, एक 4 बार क्लिक करें और आपके घर में कपड़ा जाए। दैट्स अ डिजास्टर, दैट्स अ क्राइम, बिकॉज यू आर नॉट बाइंग शर्ट, यू आर नॉट बाइंग टी शर्ट, यू आर नॉट बाइंग पेंट, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो दुनिया के जो कैपिटलिस्ट हैं, जो एक कंजम्पशन इकोनॉमी बना रहे हैं, और यही लोग हैं जो कार्बन एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अब जूम आउट कर रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल मैक्रो पे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप तो उसको एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि व्हाई हैव वी बिकम सो कंजम्पशन ओरिएंटेड? बिकॉज़ जीडीपी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कंजम्पशन आता है, एग्जैक्टली फार्मूला में कंजम्पशन ही आता है, राइट? नेट कंजम्पशन है। तो पर मेरा प्रश्न गलत है क्या? मतलब आप तो लॉजिकली देखो ना, गलत है क्या प्रश्न? बट मेरे को तो ऐसे लग रहा है सर, हम ट्यून्ड हो चुके हैं ना। हाँ, हो चुके हैं, तुम्हारे जाए, तो वी हैव टू पे फॉर इट। वी आर ट्यून्ड इन अ वे दैट वी हैव टू कंज्यूम मोर, सो यू हैव टू पे फॉर इट, डू कंज्यूम ना। मेरा क्या प्रॉब्लम है? मैं तो लोगों को बताता हूँ मत करो ना, आपको ज्यादा कंज्यूम करना करो, पर पे करना पड़ेगा, ये भी समझ लो तुम, और तुम्हें नहीं तो तुम्हारे बच्चों को पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं हर पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि एक काम करो भाई साहब, बच्चों को ना मत पढ़ाओ यार, मत पढ़ाओ आज के बाद। उसको तुम्हारी वेल्थ चाहिए नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं ना यंग जनरेशन स्मार्ट होती है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है ना, हमसे ज्यादा मोबाइल अच्छा चलाते हैं। वो इतना स्मार्ट है कि तुमसे अच्छा जी लेगा। यदि उसको जीने लायक छोड़ दोगे तो, जीने लायक तो छोड़ो बेचारे को, वो जीने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी मोबाइल नहीं, उसको बेचारे को क्या चाहिए? शुद्ध हवा को सांस ले सके, बिना फिल्टर का पानी पी सके, और बिना केमिकल का खाना खा सके। इतना तो दया कर लो। इतना करेगा तभी तो आगे करेगा ना। आज दिल्ली में कोई देखो फिल्टर लगा के रहना पड़ता है, कितनी भयंकर स्थिति है। तो क्या करें सर? हमें जो वो बताओ, नहीं तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है तो क्या करें? तो प्रॉब्लम की जड़ है कंजम्पशन होगा। ठीक है, अभी क्या करें? अभी 2024 में क्या कर सकते हैं? तो 2 चीजें, धरती पर रहने के 2 नियम मैंने बनाए, है ना। आप इसको बोल सकते हैं सोलंकी के फंडामेंटल लॉज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, मनुष्य जीवन के अस्तित्व के नियम। और मैं गारंटी करता हूँ, हर स्कूल कॉलेज में बोल के आता हूँ, इसको दीवालों पे लिख लेना, प्रोफेसर सोलंकी ने ऐसा कहा था। ये 2 नियम का पालन करेंगे तो हम बहुत मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, डेवलप जो होना सब। 2 नियम। पहला नियम, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी फाइनाइट कंजम्पशन। जिस इकोसिस्टम में रिसोर्स फाइनाइट हो, कंजम्पशन फाइनाइट होना चाहिए, सैलरी फाइनाइट हो तो खर्चे फाइनाइट होना चाहिए, सीधी सी बात। तो सबसे पहले अपनी जरूरतें सीमित करो। सेकंड है, चूंकि रिसोर्स फाइनाइट है तो सेकंड लॉ बोलते हैं, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइज करोगे तो इनइक्विटी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, और ये तो हमारी इकोनॉमी का ट्रेडमार्क है, रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, तो पता है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? असमानता बढ़ेगी, असमानता बढ़ने से अशांति बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, सीधी सी बात भाई। इलेक्ट्रिकल में 2 वायर के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो तो स्पार्किंग ज्यादा होगी ना, तो सोसाइटी में गैप ज्यादा होगा तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे ना, सीधी सी तो बात। तो हमारा जो बेसिक जरूरत है मनुष्य जीवन की, प्रेम, शांति, आनंद, वो तो भंग होगा क्योंकि हिंसा बढ़ेगी, तो फिर भी तुम्हारा जीवन का आधार को नुकसान पहुंचा। तो लिमिट और लोकलाइज, ये 2 अल्टीमेट फॉर्मूला है, हर चीज में लगा लो, खाने में, पानी में, कपड़े में, एनर्जी में, जो जीवन में कंज्यूम करते हो, ये 2 नियम का पालन करो। देखो आप लिमिट कर रहे हो कि नहीं, और लोकल कर रहे हो, जितना ज्यादा हो सके, संभव हो सके। हर चीज इतना आधुनिक वर्ल्ड में शायद संभव नहीं है, पर but every person can do this, but every person can do this, and this is what going to be the strength. वरना यदि रशिया में और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है और उसने मुझे सस्ता तेल नहीं दिया होता, तो आपकी सब्जी और मेरे सब्जी के भाव बड़े होते ना। कितना अच्छी बात है ये, 10,000 किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है और मेरा प्रभाव हो रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात नहीं। तो लिमिट करना और लोकलाइज करना इज ए रियल स्ट्रेंथ दैट कैन गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट, that can give you sustainability, that can give you stability, that can make you independent of other forces. आप आत्मनिर्भर हो सकते हो, एनर्जी में आत्मनिर्भर हो सकते हो, और वही असली काम। आपने सर ये जैसे अभी बात की लिमिट और कंजम्पशन की, जैसे आपने लोकलाइज्ड एंड लिमिट की बात की, मेरा सर अभी भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स देखेंगे ये पॉडकास्ट को देखेंगे, एंड उनके लिए आपको क्या मैसेज है सर? उनके लिए जैसे आपने ये 2 टिप्स अगर दिए हैं, व्हाट वुड बी योर टिप्स टू अ यंग पर्सन, बॉय और गर्ल वाचिंग इट, टू इंश्योर दैट वो क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें या उसकी जर्नी हो जैसे भी? और मेरे ख्याल से ये जो 2
मैं इसको बोलता हूँ बाउंड्री कंडीशंस ऑफ लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। धरती पर रहने के नियम हैं, हमारे घर में रहने के नियम पालन करते हैं। शूज़ बाहर निकालेंगे, किचन में खाना बनाएंगे, बेडरूम में सोएंगे, वॉशरूम में नहाएंगे। उल्टा नहीं करते हैं, बेडरूम में खाना बनाएंगे और किचन में सोएंगे। तो छोटा सा जो घर है उसमें रहने के नियम पालन करते हैं। बड़ा घर है जो धरती है, उसमें रहने के नियम होना चाहिए। तो ये जो लिमिटिंग एंड लोकलाइजिंग, ये वही नियम है, इसी को पालन करना है। इसको हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यदि खाना खाना चाहते हैं तो पहले लिमिट करो, मतलब क्या करो, वेस्ट मत करो, जितना ज़रूरत है उतना खाओ। और लोकलाइज करो, मतलब लोकल पैदा हुआ खाना खाओ। ऐसा नहीं कि आपकी चीज़ 1000 किलोमीटर दूर से आ रही है और टमाटर 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एफिशिएंट। उसका कार्बन फुटप्रिंट होगा, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। जितना लोकल हो सके उतना, हमेशा नहीं हो सकता पॉसिबल, जब तक हो सके। यदि आपको कपड़े पहनना है तो लिमिट करो, मतलब क्या, अलमारी भर के कपड़े मत रखो। आपकी जो ज़रूरत, जैसे मैंने बताया, जितनी ज़रूरत है उतने रखो, 2 जोड़ी एक्स्ट्रा रख लिए। और लोकलाइज करो, मतलब लोकल बना हुआ कपड़ा पहनो जहाँ तक संभव हो सके। यदि आपको पानी का उपयोग करना है तो लिमिट करो, मतलब वेस्ट मत करो, बाथटब में मत नहाओ। और लोकलाइज करो, मतलब रिचार्ज करो। और यदि एनर्जी का उपयोग करना है तो आप सबसे पहले एनर्जी की ज़रूरतों को लिमिट करो। अच्छा, एनर्जी में सब कुछ आ जाता है बाय द वे, क्योंकि शर्ट भी एनर्जी है, कप भी एनर्जी है, टाइल्स भी एनर्जी है, घर भी एनर्जी। तो घर का साइज़ छोटा किया, बेडरूम को छोटा किया, तो आपकी एनर्जी की ज़रूरत कम हो जाएगी। और उसको लोकल पूरी कर लो, लोकल अपनी छत पे पैदा कर लो जहाँ तक संभव हो सके। ये 2 फार्मूला हर चीज़ में व्यक्ति को अप्लाई करना चाहिए। इन एवरी डिसीजन में, इन एवरीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग, यू हैव टू फॉलो लिमिट है कि नहीं, लोकलाइज नहीं किया। और उसको सरल करने के लिए फिर मैंने वो 3 स्टेप दिया है, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट करो। तो बेसिकली पूरे समस्या का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन 3 चीज़ों में आता है। आई कॉल इट 1 2 3। पहले तो समझो कि पूरी समस्या की जड़ एक ही एनर्जी। फिर उसको सॉल्व करने के लिए 2 बाउंड्री कंडीशन है, लिमिटिंग एंड लोकलाइजिंग। उसको जीवन में अपनाने के लिए 3 स्टेप अप्रोच है, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। अब ये पालन करो, अवॉइड कर सकते। देखो, नए कपड़े खरीदने का समय आया, देखो अवॉइड कर सकते हैं क्या, 1 साल आगे बढ़ा सकते हैं क्या, अच्छा नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, नहीं, फिर ले लो, जनरेट कर लो। ये आप हर चीज़ में अप्लाई के, कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको 3 टिप दे दूँ कि पानी को ऐसा करो, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम जीवन में तो इतना सारा काम करते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो भी तो एनर्जी का रूप है एक तरह से। आपको वहाँ से लगा के, पेन से लगा के ट्रेवल करना है, नहीं करना, वो सारे डिसीजन, सारे एनर्जी और मटेरियल का डिसीजन आपको ये बाउंड्री कंडीशन के अंदर लिया, देन यू आर गोइंग टू बी नॉट ओनली सस्टेनेबल, यू आर गोइंग टू बी मोर हैप्पी, मोर हेल्दी। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम वीडियोस कई बार देखते हैं, फिल्में भी बनी हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तूफान आ रहे हैं, जो भी हो भी रहा है, राइट, वी सी। सो आपकी सर, मेरे को जो डिस्कशन से समझ आया, आप बोल रहे हो यार ये तो जो हम 2070 तक तो वेट ही नहीं कर सकते, आज हम 2024 तक हैं, 1.2 डिग्री तक तो टेम्परेचर बढ़ गया है सरफेस का, राइट। 1.5 के बाद इरिवर्सिबल होने जाता है, 2 डिग्री के बाद तो इरिवर्सिबल ही है, राइट। दिस इज दी होल आइडिया। 2 डिग्री के बाद मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि धरती के सारे इंसान डिसाइड करें कि आज के बाद कुछ नहीं करेंगे धरती पर, सिर्फ लंगोट पहन के जिएंगे, फिर भी आप क्लाइमेट को कुछ कर नहीं पाओगे। ये लक्ष्मण रेखा है क्लाइमेट चेंज की। तो क्या होगा उसके बाद? उसके बाद, हाँ, वेरी गुड, क्या होगा? तो क्या अचानक प्रलय आएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे? आंसर इज़ नो। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ मजाक में, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। प्रलय आ गया और मर गए, बिल्कुल नहीं। नेचर ऐसा नहीं मारेगी। नेचर कैसे मारेगी बताएं? एक मूवी में जो खतरनाक विलेन होता है ना, कैसे मारता है? तड़पा तड़पा के। हीरो को ऐसे मारता, सीधी मौत नहीं देता। तो फिर क्या होगा? तो फिर ज़्यादा फ्लड्स, ज़्यादा ड्रॉट्स, ज़्यादा हीट वेव्स, ज़्यादा फॉरेस्ट फायर, ज़्यादा आइस मेल्टिंग, ज़्यादा सी लेवल राइज, ज़्यादा डिसीजेस, ज़्यादा फूड प्रोडक्शन कम, ये ज़्यादा होगा। और तड़पना क्या होता है? आपको यदि सच में समझना है तो वायनाड जाके पूछो, और वडोदरा जाके पूछो, और विजयवाड़ा जाके पूछो, बताएंगे तड़पना क्या होता है जब फ्लड्स आती है। पहले मुझे लगता था 2-3 साल पहले कि सिर्फ गरीब आदमी ऐसे, क्योंकि हर रिपोर्ट में ये लिखा जाता था कि गरीब को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आई कैन टेल यू विद द गारंटी, नोबडी इज़ गोइंग टू बी स्प्लिट, कोई बचने वाला नहीं। क्यों? 2.5-3 महीने पहले न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लगी थी, पता है क्यों? बाढ़ के कारण। न्यूयॉर्क शहर में, पूरे धरती का सबसे पावरफुल शहर बोल सकते हैं उसको, राइट? इमरजेंसी, बाढ़ के कारण। उसके 3-4 महीने पहले कनाडा के एक शहर को खाली इसलिए करना पड़ा क्योंकि जंगल में आग लगी थी, बुझा नहीं पाए। दुबई में फ्लड्स, कोई बचने वाला नहीं है। ये नहीं किया तो मैंने कहा ना, नेचर इतनी आसान मौत देगी भी नहीं।
ये तड़पा तड़पा के ही मारेगी, क्योंकि हमने उसको तड़पाया है। इसलिए आज और अभी प्रयास करना पड़ेगा, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बराक ओबामा का मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ही सेड दिस जनरेशन इज द फर्स्ट जनरेशन टू एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज एंड दिस विल बी द लास्ट जनरेशन टू डू समथिंग अबाउट इट। ये पीढ़ी, मतलब हम सब की पीढ़ी पहली बार अनुभव करेगी, विच इज फैक्ट। इसके पहले, आज के 20 साल पहले थोड़ी अनुभव किया था हमने। इसके बाद चांस ही नहीं होना। और ये आखिरी पीढ़ी होगी जो कुछ कर सकती है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल तो हो ही जाएगा ना, फिर क्या करोगे? अच्छा सर, जो मुझे बताओ, जो लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग इज होक्स, ग्लोबल वार्मिंग है ना सर, देयर इज अ स्ट्रेट ऑफ पीपल, देयर इज अ फुल स्ट्रेट ऑफ पीपल दैट से दैट यू नो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती यार। और अगर एग्जिस्ट करती है, जो साइंटिस्ट वगैरह बताते हैं, यूर अ साइंटिस्ट राइट, जो लोग बताते हैं कि जी इतना, जैसे आप बोल रहे हैं कि जी ड्रॉट्स होंगे, यार ये कहीं प्रूव तो हुआ नहीं है। अब सर ये बात तो सही है कि जो repercussions of that, repercussions that if 1.5 डिग्री इज इंक्रीज सरफेस, तो अब मेरे को ये बताओ कि जो लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग नहीं एग्जिस्ट करती, क्लाइमेट चेंज नहीं है, तो क्या आपका क्या मैसेज है उन लोगों को? मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, अपना अनुभव तो उसको तो आप झुटला नहीं सकते ना। आर यू नॉट एक्सपीरियंस, आई एम नॉट, आर वी नॉट एक्सपीरियंसिंग द चेंज? ये चेंज, अच्छा इतना चेंज हो रहा है। मैं 2015 में मैं जब सेंसिटिव हुआ तो मैं बोल रहा था क्लाइमेट इज चेंजिंग, ऐसा हम बोलते थे, क्लाइमेट इज चेंजिंग ऐसा बोला जाता था, राइट? ट्रू। 2020 तक मैंने आते आते बोलना चालू किया, नहीं क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग, क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड। ओके। 2024 में बोलता हूँ नो, क्लाइमेट इज नॉट चेंज, क्लाइमेट चेंज इज एक्सेलरेटिंग। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हर समर पिछले समर से अलग हो गया है, इतना डिस्टिंक्ट हो गया। यस सर, नो? यस, करेक्ट। हर विंटर पहले विंटर से, मतलब एक साल में इतना चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंजिंग बढ़ गया, यही तो मतलब है इसका। सो मैं लोगों से बोलता हूँ कि अच्छा, अपने अनुभव को तो आप उसको तो झुटला नहीं सकते। कई सारे लोग इसलिए बोलते हैं ये क्लाइमेट चेंजेस होक्स कि वो दो चीज़ों में कंफ्यूज कर जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म चेंज और शॉर्ट टर्म चेंज। क्लाइमेट चेंज ऐसा पहले धरती पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा से होता आया है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तभी तो यहाँ पहुँचे हैं, ऐसा होता है। करेक्ट। आई से आई है और आती रही है, दैट इज नथिंग न्यू। पर वो ये जो सारा साइकिल मिलियंस ऑफ ईयर्स में चलता है। और अभी जो चेंज हुआ कितने साल में हुआ? पिछले 50 साल में, 60 साल में। तो शॉर्ट टर्म चेंज एंड अ लॉन्ग टर्म चेंज, इसमें डिफरेंशिएट जब लोग नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनको लगता नहीं ऐसा तो पहले भी होता है, ऐसा थोड़ी हुआ, इसके कारण थोड़ी है। अच्छा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है, उसमें तो शक नहीं हो सकता। अच्छा, कोयले को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, उसमें तो शक नहीं हो सकता। तो जाके ग्रीन हाउस का काम करे, उसमें क्या गड़बड़ है? जो 1980-50 में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय धरती के वातावरण में जो कॉन्सेंट्रेशन था कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 280 ppm था, 280 पार्ट्स पर मिलियन। आज की तारीख में 425 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है, 52% एक्स्ट्रा। तो 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 52% एक्स्ट्रा एनर्जी ट्रैप हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसमें कहाँ लॉजिक नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता? बट सर रेपरकशन को तो नहीं प्रूव है ना सर, कि इतना खराब हो सकता है जैसे आपने बोला, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना? इसका प्रूफ क्यों नहीं है? मैं तो लोगों को जो बोलता हूँ कि देखो, है ना, यदि हमको प्रूफ तो अभी एक तो जो हो रहा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे डेटा है, उन्होंने डिकेड बाय डिकेड डेटा कंपेयर किया है कि अच्छा 1971 से 1980 के बीच में कितने बाढ़ आई थी। एक उनकी डेफिनेशन है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो एक हिस्टोग्राम आपने उस समय की बाढ़ जितनी आई, उसमें जो आखिरी के 10% जो है वो एक्सट्रीम मानी जाएगी, ऐसा उन्होंने बना के रखा। तो 1971 से जो वो दशक में जो बाढ़ आई और 2011 से 2020 में उसकी संख्या लगभग 5 टाइम्स बढ़ गई है। ये तो अभी रिसेंट है, ये तो मेजरेबल है ना, ये तो हमारी हिस्ट्री अभी तो हो रहा है। दिस ऑल, ये इसको जुटला नहीं सकते। अच्छा, फॉरेस्ट फायर की संख्या बढ़ गई है। मैं अभी उत्तराखंड में गया था, तो उत्तराखंड में देखा गर्मी में जिधर देखो उधर धुआं निकल रहा है। तो ये तो पहले नहीं होता था इतना। अच्छा, होता था पहले भी, पर इतनी संख्या में नहीं होता था। अभी मैं उड़ीसा गया तो वहाँ पे एक गाँव ही गायब था, रेत के अंदर। गाँव का मंदिर मैंने खुद देखा, गाँव का हैंडपम्प रेत के अंदर है। तो सी लेवल राइज आप आज, अच्छा ये गूगल मैप पे एक टाइम लैप्स सीरीज होता है, टाइम लैप्स सीरीज है, आप देखो कई सारे आइलैंड आपको दिखेगा डूबते जा रहे हैं,
so sea level is rising. अच्छा ऐसा भी नहीं कि पहले राइज नहीं होता था, बट रेट ऑफ Rate चेंज बढ़ इज गया। मच 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 बट सर अपने आसपास हम देखो ना सर, स्टार्टअप्स देखो, जितने भी आसपास बिजनेसेस बन रहे हैं सारे तो कंजम्पशन पे बन रहे हैं। कोई कहता है 10 मिनट में चीज़ दे देंगे, कोई कहता है आधे घंटे में बन जाएंगे, कोई इतनी देर में। तो मतलब मैं सर, बिकॉज जो आप बोल रहे हैं कि गेम सिमर सप्लाई डिमांड को छोड़ो, गेम सारी कंजम्पशन पे है। अगर हर बंदा कंजम्पशन को ही कर ले, बट सर जितने आसपास आप बिजनेसेस देखो या जो पर पैसा मैं- अट्रैक्ट कर रहा है वो तो कंजम्पशन पे ही बन रहा है। करेक्ट है, पर मैं वही हर व्यक्ति से यही पूछना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ा भी लिया, कंजम्पशन बढ़ा भी लिया, जीडीपी बढ़ा भी ली, तो करना क्या चाहते हो भाई साहब? इसका एम पता है कि आपको क्या हासिल करना चाहते हो? मान लो वही मैंने कहा ना, शिव जी आ गए, तुमको बोला 12% जीडीपी बढ़ा दी, तो क्या, व्हाट द हेल यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट? यदि वो क्लियर नहीं तो कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को बढ़ा के नहीं, करोगे। लोग तो कहेंगे पैसा। ठीक है, मतलब पैसे के क्या करोगे और कितना कंज्यूम करोगे? अल्टीमेटली आपके चेहरे की चमक बढ़ना चाहिए ना, स्माइल बढ़ना चाहिए। यही तो हुआ ना, बस ये समृद्धि यही तो हुई ना, आपके चेहरे की चमक बढ़ रही है और मुस्कान बढ़ रही है। यदि ये नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? पैसा है क्या? ये तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है और ये तो दिख रहा है। बट आई थिंक सर दिस क्वेश्चन एवरी पर्सन हु इज लाइक वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, उनको अपने से पूछना पड़ेगा। देखो, पर्पस ऑफ लाइफ सर, व्हाट यू आर टच बेसिंग इज़ अ वेरी वेरी डीप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, मतलब ये ऐसा है ना, देखो मैं नहीं, इतना स्पिरिचुअल होने की बात ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ कि जो आज एंटरप्रेन्योर है उसको ये सिखाया जाता है ना कि अपने बिजनेस का एंड गेम क्या है, तो लाइफ तो बड़ा गेम है यार, इसका एंड गेम नहीं पता है तो तुम क्या कर रहे हो? इसमें स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप की ज़रूरत नहीं। आप तो ये बताओ, जिस दिन मरने वाले होंगे आज के 60 साल पहले, 70 साल बाद में, उसके एक दिन पहले क्या कर रहे होंगे? दैट्स इट। उतना आप इमेजिनेशन कर लो, आपको खुद रास्ता पता चल जाएगा आपको जीवन में क्या करना है। अभी एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए? हाँ, तो सॉल्यूशन क्या है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा कंजम्पशन प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन कहाँ पर आता है कि हम कैसे ये रियलाइज़ करें, लिमिट और लोकल करें, और कैसे लोगों को मदद करें कि वो लिमिट हो जाए, उसका ज़रूरतें लिमिट हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन निकालें। ये इंडिया जो इतना ग्रोथ में हम जा रहे हैं, विच इज़, जब इंडिया बोलता है कि अमेरिका ने ज़्यादा कार्बन एमिशन किया, यूरोप ने किया, दैट इज़ परफेक्ट, टेक्निकली एकदम करेक्ट है। डू यू वांट टू फॉलो द सेम पाथ? मैं क्यों ना इस पूरा गेम को चेंज कर दूं और अपने एनर्जी कंजम्पशन और जनरेशन को ऐसे करूं कि लोकलाइज हो जाए। तो आज मैं उनसे चूँकि पीछे हूं, तो मेरे पास ये पावर है भाई, जिसने ऑलरेडी इतना सब सेटअप करे उसके पास तो, अथवा उसने तो इतना इन्वेस्ट कर चुका है। आज मैं पीछे हूँ तो मेरे पास ये फ़ायदा है कि मैं अपना गेम प्लान चेंज करके मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड में तरीके में जाऊँ, ताकि मेरी जो ग्रोइंग आबादी है उसको रोज़गार दे सकूँ। तो पॉलिसी मेकर्स को क्या कहना चाहते हो सर आप? पॉलिसी मेकर्स को ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक लेक्चर सुन लो, बस 1 घंटा दे दो मुझे आप, 1 घंटा। किसको सुनाना चाहते हो? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को सुनाना चाहता हूँ। 1 घंटा आप मुझे दे दीजिए और जितने मंत्री हैं, जितने भी आप पढ़े लिखे पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिस्ट को बिठा दीजिए 1 घंटा, और ये बेसिक ही हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो हम कर रहे हैं क्यों गड़बड़ है, क्यों हमें फंडामेंटल को फॉलो नहीं कर रहे, खुद ही समझ में आ जाएगा। सर तो प्राइम मिनिस्टर तो आपको आराम से टाइम दे ही देंगे, वह ऐसा तो नहीं आपने, मतलब यू मस्ट हैव रीच्ड आउट। नहीं, ऐसा टाइम नहीं। जैसे ये क्या होता है ना, 5 मिनट में ये चर्चा नहीं हो सकती, हमने कितना समय लगाया। ये विषय की गहराई में जाने के लिए यू नीड टू डू थ्रू द प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर प्रोसेसेस, तब आप जाके गहराई में जाओगे। इसलिए क्लाइमेट चेंज को समझना ये कोई रील से समझाना जैसा काम नहीं है कि आपने एक बोला, एक टिप कि अच्छा पेड़ लगाएंगे कल से, और अपना क्या है, इतने छोटे छोटे काम के ना, वो एक बहुत चला था कि वो जो दूध का पैकेट है उसका जो छोटा टिप काटते हैं, उसको काटो नहीं, वहीं छोड़ दो, लोग उसी में खुश हो जाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो रील में इतना ही समझाया जा सकता है। बट सर जो जैसे SDG आए, ESG हैं, इनके बारे में भी आपको सर, जैसे नेट ज़ीरो आप बोल रहे हो कि नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है, बट आर यू इम्प्रेस्ड विद ESG, SDG? नॉट एट ऑल। क्यों सर? क्योंकि सी मैंने बताया ना कि जो तौर तरीके हैं हमारे समाज सॉल्व करने के, 3 चीज़ें हम करते हैं, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंसानों के वैसे 3 टूल हैं। यूनाइटेड नेशन के पास भी यही है। मैं आई वॉज इन्वाइटेड बाई यूनाइटेड नेशन, जिनेवा गया था। करेक्ट। एंड आई वॉज सरप्राइज, सेम
तो इसीलिए तो एक तो बेसिक में है कि भाई ये सब कुछ अच्छा है, इतना दुनिया में सब कुछ है, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो ये बता। क्योंकि हम जो तौर तरीके अपना रहे वही ठीक नहीं है। तो यूएन भी वही काम करता है। भाई पेरिस एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ क्या? कॉप मीटिंग हर साल नहीं होती क्या? 28 साल से नहीं हो रही क्या? क्योटो प्रोटोकॉल नहीं था क्या? भारत में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट नहीं है क्या? सब है ना। तो पॉलिसी से कहाँ हो रहा है? टेक्नोलॉजी भी तो ग्रो हो रही है, उससे कहाँ हो रहा है सॉल्व? इकोनॉमी भी तो ग्रो हो रही है। वही तो मैं बार बार उसी पे तो आ रहा हूँ। ये जो हमारे स्टैंडर्ड टूल्स हैं, ये रियलाइज करना पड़ेगा, दोज टूल्स आर नॉट वर्किंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट। ये काम नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप बोलना कि डू यू एग्री विद अस और नॉट। डू यू फील दैट दुनिया, ये तो बोलते हैं कि 1% ही चलाते हैं, वही 1% जो टॉप मोस्ट बैठे दुनिया में वही चला रहे हैं, एंड हम तो सारे रिएक्ट कर रहे हैं। आर यू सेइंग दैट जो दुनिया के टॉप मोस्ट सबसे अमीर आदमी है दुनिया के जितने भी है ना, जो दुनिया चला रहे हैं, फॉर देम सारी कैपिटल को उन्होंने कंजम्पशन मार्केट पे लगाया हुआ है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनाई हुई है, एंड फॉर देम ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ये सोलर, ESG, SDG आर ऑल्सो वेज टू सॉर्ट ऑफ पुट पीपल, जो मेन रूट कॉज इज लोइंग कंजम्पशन, उस पर ध्यान नहीं जा रहा, बट वो ये सारा कुछ तामझाम कर रहा है। आई डू यू वांट टू से दैट? इन अ वे यस, कि ये भी डिस्ट्रैक्शन ही आप बोल रहे हो कि अल्टीमेटली रूट कॉज तो कंजम्पशन है। क्योंकि कौन सा ESG में कहाँ ऐसा किसी गवर्नर ने बोला हो, RBI के किसी प्रधानमंत्री ने बोला, किसी नीति आयोग के पॉलिसी मेकर ने बोला हो कि कंजम्पशन लिमिट करो? ये सब कौन बोलता है? कहाँ लिखा? बट ESG में क्या करते हैं? ESG में इतना ड्रामा होता है, मतलब आई कैन टेल यू, इतने मैं देखता हूँ कारपोरेट के नाम पे, ESG के नाम पे क्या करते हैं। आप जाके उनके खुद का कंजम्पशन देखो कितना होता है। तो ये जो वाइट वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग होती है ना, दैट इज एट पीक। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, किसी ने ESG का ही रिपोर्ट था शायद, नहीं ESG से रिलेटेड, अब तो ESG गोल्स हो गए हैं। हाँ, कि अब तो ESG रिपोर्ट ये फाइलिंग हो बोलती गया है कि 70% ESG पे नहीं था एग्जैक्टली, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ होगा, ग्रीन इनोवेशन। तो द रिपोर्ट से इसकी 70% ऑफ पैसा उस रिपोर्ट को प्रमोशन में खर्च होता है, 30% ही इनोवेशन में खर्च होता है। मतलब दिस इज द लेवल ऑफ ग्रीन वॉशिंग दैट इज हैपनिंग। अभी हमने CSIR और AICT के साथ में लाखों यूनिट बिजली बचाते हैं बिना पैसे खर्च किए, बिना पैसे खर्च किए। सिर्फ अवेयरनेस, जो व्यक्ति समझ लेता है कि कोबरा है, इसके काटने से मर जाएंगे, तो पास नहीं जाता। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि कार्बन बेस्ड एनर्जी कंजम्पशन से क्या होता है, वो खुद ही ऑटोमेटिक उसको यूज करना कम कर देगा। मैंने सर शुरू में बोला था कि ये स्टोरी एक सैक्रिफाइस की है, और आप बीच में इमोशनल भी हुए, एंड हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट और कॉमर्स का इंटरसेक्शन पे काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए तो इंस्पिरेशन हो ही सर, बट दुनिया में इतने लोग हैं जो इंस्पिरेशन है, आप उनके लिए एक रोल मॉडल है। तो ये आपकी सर जो स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। एंड आपको हम इस पॉडकास्ट पे जब लेके, मैं बहुत टाइम से चाहता था पाओ कि यही जो आपका एस्पेक्ट है सर, चैलेंजिंग द स्टेटस को, राइट, एंड बहुत से यंगस्टर्स जो ये सुनेंगे, आई होप दैट दे थोड़ा थोड़ा भी चेंज करने लग जाए, तो दैट कैन बी पार्ट ऑफ, हम सारे एनर्जी स्वराज यात्रा के पार्ट है सर। थोड़े थोड़े चेंज से काम नहीं होने वाला। लेट अस नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, दैट इज द होल प्रॉब्लम ऑफ द नैरेटिव ऑफ द होल वर्ल्ड। सबको लगता है बूंद से नहीं होगा भाई, अब इतना गले तक पानी, नाक तक पानी है, कहाँ थोड़े थोड़े से होने वाला है? पैराडिम आर या पार, थोड़े थोड़े से कुछ नहीं होने वाला। यू मे बी, यही पर्पस है मेरी यात्रा का। मुझे लगा कि थोड़े से नहीं होने वाला, वरना थोड़े से लेके मैं IIT में प्रोफेसर रह के बढ़िया करता रहता, थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकता। लव दिस थॉट प्रोसेस। थोड़े थोड़े से नहीं होने वाला, इस पार नहीं तो उस पार, अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड दैट्स व्हाई मैंने बराक ओबामा का स्टेटमेंट कोट किया, व्हाट इज सेइंग कि यही जनरेशन है, यही 20 साल है, एक्सपीरियंस करी और अगली तो कर ही नहीं पाई। यही 20 साल, ये 20 साल के बाद कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार लक्ष्मण रेखा कूद गए, वापस नहीं आ सकते। एक बार इरिवर्सिबल हो गया तो ये जो फीडबैक साइकिल इतना भयंकर चले, और चलता दिख रहा है मुझे, आप उसको रोक ही नहीं सकते, आपकी ताकत में नहीं रहो। चाहे कितना आप चांद पे चले जाओ, या 10G नेटवर्क डेवलप कर लो, या जो भी करना हो कर लो, आप तो उसको कभी नहीं रोक पाएंगे।
फिर एक ही होगा। मैं कहता हूँ हमेशा लोगों को मजाक में आखिरी में कि देखो ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं किया तो हम कहते हैं एक ज़माने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। कहाँ चले गए? एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण। ऐसा ही होता रहा तो 3, 4, 5 हज़ार साल बाद एक नई प्रजाति धरती पर आएगी और कहेगी एक ज़माने में धरती पर इंसान हुआ करते थे। तो कम से कम वो नौबत ना आए। बेचारा डायनासोर तो उसकी गलती से नहीं मरा, वो तो मेटेओराइड आके हिट कर गया था। इंसान तो खुद कर रहा है, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। तो कम से कम हम अपने एक्सटिंक्शन के जिम्मेदार न बने, इतने मूर्खतापूर्ण जीवन ना जिए, उतना समझ लें। Professor Chetan Solanki, thank you, sir. Thank you for doing this, and thank you for again inspiring all of us. Thank you. And थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही चेंज करेंगे सर, सारे बहुत चेंज करेंगे मिलके। ये काम करने ये करेंगे चाहिए, सर, हाँ। ये करेंगे। थैंक यू प्रोफेसर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो Thank you. मच।